आइए आज एक्सरसाइज नंबर 60 देखते हैं, क्लास 12 एक्सीलेंट बुक से। इसके पहले हम 59 तक हल करा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो पैसेज ट्रांसलेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें देख लीजिए, या मास्टर वीडियोज में भी मिल जाएगी। 2 वीडियोज़ की मास्टर वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए देखते हैं। एक बार एक गडरिया जंगल में सो रहा था, तो हो जाएगा वंस ए शेफर्ड। शेफर्ड में से होता है गडरिया, देखिए शेफर्ड है, इसमें यह साइलेंट है, शेफर्ड पढ़ा जाता है। वंस ए शेफर्ड वाज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। वंस ए शेफर्ड वाज स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। एक बार एक गडरिया जंगल में सो रहा था। रात अंधेरी थी। द नाइट वाज डार्क। द नाइट वाज डार्क कह दीजिए, रात अंधेरी थी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं इट वाज ए डार्क नाइट, तब भी आपका सही हो जाएगा। इट ए लगा देंगे, अगर इट लगाएंगे तो इट वाज ए डार्क नाइट। रात तो एक ही है इसलिए ए लगा दिया जाता है, काउंटेबल के रूप में होता है। तो नाइट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो नहीं लगेगा। क्लियर? तो इट वाज ए डार्क नाइट कहो या द नाइट वाज डार्क, दोनों सही है। और उसकी भेड़ें उसके पास सो रही थी। एंड हिज, हाँ भेड़े के सीप होगा, सीप में यस नहीं जोड़ा जाता, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, वैसे लिखा जाएगा। एंड हिज सीप वर स्लीपिंग, उसकी भेड़ें सो रही थी। विथ हिम, उसके साथ का हो या उसके पास, या बिसाइड भी कर सकते हो, बिसाइड हिम। एंड हिज शीप वर स्लीपिंग बिसाइड हिम। बिसाइड हिम माने उसके पास हो गया, या उसके बगल, बात एक ही हुआ। पास या बगल के लिए बिसाइड लगा देता। नियर माने भी होता पास। तो एंड हिज शीप वर स्लीपिंग बिसाइड हिम। एक भेड़िया आया। ए भेड़िया का जी वुल्फ होता है, किताब में दिया भी है। ए वुल्फ केम, एक भेड़िया आया और एक भेड़ को लेकर चल दिया। एंड, और चल दिया कहेंगे, देखिए किताब में दिया एक भेड़ को लेकर चल दिया, इसकी भी अंग्रेजी लिखिए बेंट अवे विथ ए शीप। एंड बेंट अवे विथ ए शीप। रास्ते में उसे एक शेर आता दिखाई दिया। ठीक है, तो अभी देखिए ऑन द वे शुरुआत में भी लिख सकते हो, तब कामा लगेगा, नहीं तो लास्ट में भी लिख सकते हो। ऑन द वे कामा कर दो या बाद में भी इसको लिख सकते हो। उसे एक शेर आता हुआ दिखाई दिया। ही सा ए लायन कमिंग। ही सा ए लायन कमिंग, उसे एक शेर आता हुआ दिखाई दिया। ऑन द वे शुरू में नहीं लिखे तो लास्ट कर दो, अगर शुरू में लिखे तो कामा कर दो, लास्ट में तब मत लिखो। ऑन द वे कामा ही सा ए लायन कमिंग ऐसे लिखो, या ही सा ए लायन कमिंग ऑन द वे। अगला वाक्य क्या है? शेर ने भेड़िए से भेड़ छीन ली। तो इसकी अंग्रेजी हो गई द लायन। हाँ, छीन ली का अंग्रेजी पर लिखेगा सब्जेक्ट बाद वर्ब। स्नैच, देखिए छीन ली का अंग्रेजी स्नैच दिया है, या टुक बाय फोर्स भी आप लिख सकते हो, जबरदस्ती ले लेना यानी छीन लेना, और स्नैच माने छीनना होता। तो द लायन स्नैच्ड, क्या छीन ली? भेड़। भेड़ का अंग्रेजी शीप। स्नैच्ड द शीप कर दीजिए। किससे छीन? भेड़िए से। फ्रॉम द वुल्फ। द लायन स्नैच्ड द वुल्फ फ्रॉम द लायन। अब यहाँ द लगा दें क्योंकि एक बार ए लायन आप लिख सकते हैं, सॉरी फ्रॉम द वुल्फ होगा, ठीक। द लायन स्नैच्ड द वुल्फ फ्रॉम, सॉरी फिर से बता देना इसमें। द लायन शेर, स्नैच्ड छीन ली, क्या छीन ली? द शीप, भेड़ को। किससे छीन ली? फ्रॉम द वुल्फ। क्लियर हो गया? और अपनी गुफा की ओर चल दिया। एंड, चल दिया कहेंगे फिर वेंट अवे, चल दिया अपनी गुफा की ओर। टुवार्ड्स हिज केव। केव माने होता गुफा, किताब में दिया भी है। एंड वेंट टुवर्ड्स, TOWARDS, टुवर्ड्स माने होता की ओर या की तरफ। टुवर्ड्स द केव, अपनी गुफा। हिज लगा दीजिए, टुवर्ड्स हिज केव कर दीजिए। जब शेर कुछ दूर चला गया, व्हेन द लायन वेंट अवे, चला गया। कुछ दूर के अंग्रेजी किताब में देखिए दिया गया है एट ए लिटिल डिस्टेंस। व्हेन द लायन वेंट अवे एट ए लिटिल डिस्टेंस।
उसके बाद आगे है तो भेड़िए ने पुकार कर कहा, तो के लिए काम लगा देंगे। तो भेड़िए द वुल्फ कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट माने पुकार कर कहना, कॉल मीन्स पुकारना, तो कॉल्ड आउट लगा दिए, पुकार कर कहा। यह शाउटेड भी आप कह सकते हो, चिल्ला कर कहा। तो कॉल्ड आउट कामा डबल कामा ओ जंगल के राजा, ओ द किंग ऑफ फॉरेस्ट, ओ के ओ रहेगा, इंटरजेक्शन वर्ड है, ओ बड़े से रहेगा, ओ द किंग ऑफ फॉरेस्ट, वो जंगल के राजा। उसके बाद आप इंटरजेक्शन का निशान लगा देंगे ओ के बाद, या फॉरेस्ट के बाद भी, किंग ऑफ फॉरेस्ट बाद भी लगा सकते, ठीक है। ओ के बाद इंटरजेक्शन का निशान लगाएंगे तो फॉरेस्ट, द किंग ऑफ फॉरेस्ट बाद कामा लगा देंगे। क्लियर। ओ फॉर ऑरेंज, बस सिंपल। ओ भी, ओ के साथ एच भी लगा सकते हो, ओ भी लिख सकते हो, और केवल सिंपली केवल ओ लिख दीजिए बस, वो इंटरजेक्शन वर्ड है। इंटरजेक्शन आई तथा ओ हमेशा बड़े से लिखा जाता है, ये पंक्चुएशन के रूल में आप पढ़े हैं ना, वही। केवल जैसे ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ये भी एक एलिमेंट कविता की पहली लाइन है। ओ द किंग ऑफ फॉरेस्ट, तुम्हें मुझ गरीब का माल छीनने में शर्म नहीं आई, तो फॉरेस्ट के बाद कामा लगा दीजिए या इंटरजेक्शन का निशान लगा दीजिए। अगर ओ के बाद इंटरजेक्शन का निशान लगाओगे तो फॉरेस्ट के बाद कामा लगेगी, नहीं तो आप डायरेक्ट फॉरेस्ट के बाद भी इंटरजेक्शन का निशान लगा सकते हो। तुम्हें मुझ गरीब का माल छीनने में शर्म नहीं आई, ठीक है। ओ द किंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब तुम्हें मुझ गरीब का माल छीनने में शर्म नहीं आई। यू डिड नॉट फील असेम्ड, किताब में देखिए शर्म आना कहीं दिया टू फील असेम्ड, तो ना के नाते दिया टू हट जाएगा। यू डिड नॉट फील असेम्ड, तुम्हें शर्म नहीं आई, किस पर शर्म नहीं आई, मुझ गरीब का माल छीनने में। इन स्नैचिंग माने छीनने में, ठीक है, मुझ गरीब का माल। इन स्नैचिंग बूटी, ठीक है, बूटी माने माल होता है, ये चोरी का माल, पीछे दिया गया था ट्रांसलेशन में BOOTY, बूटी मीन्स माल, जो कहीं से चोरी करके या लेकर आया कोई आदमी। इन स्नैचिंग द बूटी ऑफ द पुअर लाइक मी, मुझ गरीब का मतलब मेरे जैसे गरीब का, द बूटी ऑफ द पुअर ऑफ पुअर लाइक, ऑफ द पुअर का तो या ऑफ है पुअर कह सकते हैं, ऑफ है पुअर लाइक में, मुझ गरीब का या मेरे जैसे गरीब का। अब देखिए उसके बाद फुल स्टॉप करके आप इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे, क्योंकि ओ के पहले आप इन्वर्टेड कामा लगाए रहे होंगे, नहीं तो लगा लीजिए। ये सिंपली आपको डायरेक्ट स्पेस में लिखना था। शेर ने उत्तर दिया, तो द लायन रिप्लाइड, रिप्लाइड माने उत्तर दिया। आंसर्ड भी कह सकते हो, आंसर्ड माने उत्तर देना, द लायन आंसर्ड। तुम्हें गडरिये की भेड़ चुराते समय शर्म क्यों नहीं आई, तो ये भी इन्वर्टेड कामा आप लिखेंगे, कामा नहीं कामा। तुम्हें गडरिये की भेड़ चुराते समय शर्म क्यों नहीं आई। वाई डिड यू नॉट फील असेम्ड, वाई डिड यू नॉट फील असेम्ड, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई गडरिये की भेड़ चुराते समय। वाइल स्टीलिंग द शीप ऑफ शेफर्ड, वाइल माने के समय भी होता है, चुराते समय, तो वाइल स्टीलिंग चुराने के समय या चुराते समय। वाई डिड यू नॉट फील असेम्ड वाइल स्टीलिंग द शीप ऑफ द शेफर्ड, शेफर्ड मीन्स गडरिये। प्रश्नवाचक के निशान लगा के इन्वर्टेड कामा बंद। किसी ने सत्य ही कहा है, समवन, समवन माने किसी ने, हैज सेड कहा है, सत्य के ट्रूथ भी कह सकते हो, उसे राइटली कह सकते हो, कि समवन हैज सेड राइटली, किसी ने सही ही कहा, ठीक ढंग से ही कहा या सत्य ही कहा। समवन हैज सेड, चाहे द ट्रूथ कह दीजिए या राइटली भी कह सकते हो। कामा डबल कामा, समवन हैज सेड द ट्रूथ या द राइटली, RIGST, कामा नोट कामा। हम दूसरों के दोस्त देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो समवन हैज सेड राइटली कह दिए, ट्रूथ कह दिए, ट्रू भी कह सकते हो, सेड ट्रू, सत्य कहा। हम दूसरों के दोस्त देखते हैं, वी सा, हम देखते हैं, क्या देखते हैं, द फॉल्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के दोष, द फॉल्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के दोष देखते हैं।
पर की अंग्रेजी बट हो जाएगा। पर अपने दोस्त की ओर ध्यान नहीं देते हैं। बट डिड नॉट कह दे, या सब्जेक्ट दोबारा भी आप लिख सकते हो वी, बट वी डू नॉट कह दीजिए। अब देखिए फिर यहाँ हम दूसरों के दोस्त देखते हैं, तो इसमें वी सी दी लिखे हो ना, वी सी रहेगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वी सी, शायद में हम सादे बोल दिए थे गलती से। हाँ तो उसको सी कर दीजिए, ध्यान नहीं दीजिए, सॉरी, उसको सी करेंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, तो ये दोनों है, वी सी होगा। हम देखते हैं द फॉल्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के दोस्त। आप लोग भी थोड़ा ध्यान दिए करिए, गलती से पास्ट समझ के बोल दिए, उसको बता दीजिए। हम दूसरों के दोस्त देखते हैं, वी सी द फॉल्ट ऑफ अदर्स, हम दूसरों के दोस्त देखते हैं पर अपने दोस्त की ओर ध्यान नहीं देते हैं। बट डू नॉट कह दीजिए या वी डू नॉट, दोनों का सब्जेक्ट लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट से कनेक्ट हो जाएगा। बट डू नॉट या बट वी डू नॉट, ध्यान देना है अंग्रेजी केयर, या अटेंड माने भी ध्यान देना। बट वी डू नॉट, ठीक है, केयर या अटेंड, ATTEND। द डिफेक्ट, हाँ, टुवार्ड्स माने की ओर, टुवार्ड्स आवर फॉल्ट्स, टुवार्ड्स आवर फॉल्ट्स, अपने दोषों की ओर। बट वी डू नॉट केयर या अटेंड, ठीक है, ATTEND, अटेंड माने भी ध्यान देना, अटेंशन माने ध्यान। बट वी डू नॉट अटेंड या बट डू नॉट अटेंड द, हाँ, टुवार्ड्स आवर फॉल्ट्स, टुवार्ड्स माने की ओर, आवर फॉल्ट्स अपने दोस्त। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज नंबर 60 कंप्लीट हो गया। 60, इसके अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 61 बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आइए आज एक्सरसाइज 61 देखते हैं, एक्सीलेंट क्लास 12 की बुक से। इसके पहले 60 तक बना दिए हैं हम वीडियो, इसको आप देख सकते हैं। मास्टर वीडियो भी 2 बना दिए हैं 60 तक, और इसके अलावा आप पैसेज ट्रांसलेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 61। लाला लाजपत राय का नाम किसने नहीं सुना है? हु हैज नॉट हर्ड, किसने नहीं सुना है अंग्रेजी हु हैज नॉट हर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। द नेम ऑफ लाला लाजपत राय, हु हैज नॉट हर्ड, किसने नहीं सुना, क्या नहीं सुना है? द नेम ऑफ लाला लाजपत राय, नाम है तो नाम को वैसे ही लिखा जाता है, ठीक है, लाला लाजपत राय, राय में RAI होगा। सन 19, हाँ, प्रश्नवाचक निशान लगा दीजिएगा पहले वाले वाक्य में। दूसरा वाक्य है, सन 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया, ठीक है। तो सन 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। पहले वर्ब लिखिए, क्या निकाला गया? एक जुलूस निकाला गया। तो ए प्रोसेशन कह दीजिए, प्रोसेशन माने जुलूस होगा, देखिए दिया गया है जुलूस का अंग्रेजी दूसरे नंबर पे। ए प्रोसेशन वाज टेकन आउट, क्योंकि वाक्य पैसिव वॉइस में है, क्या निकाला गया कि एक प्रोसेशन, वही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ए प्रोसेशन वाज टेकन आउट, एक जुलूस निकाला गया। अब देखिए कहाँ निकाला गया? इन द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। लीडरशिप का अंग्रेजी देखिए पहले दिया है, इन द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय, नाम है वैसे ही लिखा जाएगा। ये लीडरशिप किताब में स्पेलिंग मिल जाएगी आपको, जिसकी नहीं आता है डिफिकल्ट वर्ड के दिया, आप देख भी सकते हैं। इन द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय। उसके बाद इन लाहौर, फिर लिख देंगे इन लाहौर, लाहौर की स्पेलिंग LAHAUR, यल बड़े कर दीजिएगा, नाम है तो वैसे ही रहेगा। लाला लाजपत राय की अंग्रेजी जो है आपको जो है LAHAU ना लिखिए, आप LAHORE लिखिए, सॉरी लाहौर की LAHORE। लाला लाजपत राय की बात करें तो LALAPATRAI। चलिए आपको ये भी कन्फ्यूजन, क्योंकि लाहौर में यह लाहौर लिखा जाता है, LAHORE, हिंदी में लाहौर पढ़ा जाता है, तो आप अंग्रेजी में लिखिए LAHORE। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, सैंडर्स अभी पूरा नहीं हुआ था अभी। सन 1928 में, तो इसका लिख दिया इन 1928, बस
सन की अंग्रेजी इन द ईयर 1928 भी लिख सकते हो, लेकिन इन 1928 का ये हो गया, उतने से भी आपका काम चल जाएगा। एक बार इस वाक्य को हम फिर से बता दे रहे हैं। सन 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। ए प्रोसेसन वाज टेकन आउट, एक जुलूस निकाला गया कहिए, इन द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय इन लाहौर, ठीक है, लाहौर, फिर इन 1928। आगे बढ़ते हैं, फुल स्टॉप करके। यह जुलूस अंग्रेजी सरकार की नीतियों के विरोध में था। अब उसके बाद जो है दिस प्रोसेसन, यह जुलूस, वाज था, यह जुलूस था, किसमें था? अंग्रेजी नीतियों के विरोध में। इन द अपोजिशन ऑफ द पॉलिसी, देखिए नीतियों के विरोध में अंग्रेजी दिया गया। इन द अपोजिशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार की, ऑफ द इंग्लिश गवर्नमेंट का दो या ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट भी कर सकते हो। दिस प्रोसेसन वाज इन द अपोजिशन ऑफ द, अपोजिशन टू द पॉलिसीज रहेगा, किताब में दिया है इन द अपोजिशन टू द पॉलिसीज ऑफ द इंग्लिश गवर्नमेंट या ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कर दिए। इन द अपोजिशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, GOVERN, गवर्न, MENT, ब्रिटिश में BRITISH। आगे, सैंडर्स नाम का एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी था। इसमें हो जाएगा देयर वाज, था, एन इंग्लिश पुलिस ऑफिसर कह दो या ए ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर कह दो। ब्रिटिश करोगे तो ए लगेगा और अंग्रेज कहोगे तो एन इंग्लिश मैन, एन इंग्लिश मैन भी कह सकते हो, ठीक है। देयर वाज ए ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर कह दिए, ब्रिटिश माने अंग्रेज होगा, और एन इंग्लिश भी कह सकते हो, एन इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन भी कह सकते हो। देयर वाज ए ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर कह दिए, ब्रिटिश या इंग्लिश एक ही है, ब्रिटिश पहले ए लग जाएगा, इंग्लिश मैन या इंग्लिश के पहले एन लगता। देयर वाज ए ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी था। OFFICER, ऑफिसर मीन्स अधिकारी। नेम्ड सैंडर्स, नेम्ड सैंडर्स का सैंडर्स ही रहेगा, नाम है। सैंडर्स की स्पेलिंग SANDARS, हिंदी नाम है, वैसे लिखा जाएगा। देयर वाज, फिर से बता देना, देयर वाज ए ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर नेम्ड सैंडर्स। नेम्ड सैंडर्स माने हो गया सैंडर्स नाम का या जिसका नाम सैंडर्स था। उसने जुलूस पर लाठीचार्ज करा दिया। देखिए ही, उसने कहेंगे ही हो जाएगा। ही गाट, लाठीचार्ज, देखिए लाठीचार्ज कराना कहेंगे ये होता है, लाठीचार्ज दिया है तो गाट लगेगा, खुद नहीं कर रहा दूसरे से करा रहा है, तो ही गॉट लाठीचार्ज, उसने करा दिया। गॉट इसलिए लगेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और गाट की या गेट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है काजिटिव वर्ब में। ही गाट लाठीचार्ज मैंने उसने लाठीचार्ज करा दिया। जुलूस पर मतलब एट द प्रोसेसन, ऑन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑन द प्रोसेसन। इस लाठीचार्ज में तो लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए। अपान भी कर सकते हो, आज में ऑन द प्रोसेसन के अपान द प्रोसेसन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑन एट अपान। इस लाठीचार्ज में लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए, तो हो जाएगा लाला जी बीकेम मिस हो गए। उसके बाद उंडेड सीरियसली, बीकेम उंडेड सीरियसली, या बीकेम नहीं भी लिखोगे हो जाएगा, किताब के अनुसार जो है वाज उंडेड सीरियसली सही रहेगा, यही रहने दीजिए बीकेम लिखने के लिए। पैसुबास बन जाएगा तो वाज उंडेड सीरियसली हो जाएगा, क्योंकि किसी के द्वारा ही घायल हुए हैं ना, खुद नहीं हो रहे हैं, तो पैसुबास में ही बेटर रहेगा, जो किताब में दिया वही लिख लीजिए। लाला जी वाज उंडेड सीरियसली, गंभीर रूप से घायल हो गए। इन दिस लाठी चार्ज, इस लाठी चार्ज में, तो लाला जी वाज उंडेड सीरियसली इन दिस लाठी चार्ज, तो पैसोबास में वाज उंडेड सीरियसली हो जाएगा, तो बीकेम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, सही दोनों में, कोई दिक्कत। तो हो जाएगा पूरा, लाला जी वाज उंडेड सीरियसली इन दिस लाठी चार्ज। अगला वाक्य है परिणाम स्वरूप। देखिए कुछ वाक्य कैसे होते हैं, एक्टिव पैसिव दोनों में लिख सकते हो, तो
तो जब क्लियर है कि हाँ किसी के द्वारा ही हुए हैं तो आप पैसिव वॉइस में लिखना बेटर माना जाता है। परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई, तो परिणाम स्वरूप की चाहे आप एज ए रिजल्ट लिख लीजिए, परिणाम स्वरूप की अंग्रेजी कॉन्सिक्वेंटली लिख सकते हैं, अल्टीमेटली लिख सकते हैं। तो एज ए रिजल्ट या ठीक है, परिणाम स्वरूप काम करके उनकी मृत्यु हो गई मतलब ही डाइड। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है लाठीचार्ज होने के बाद, घायल होने के बाद हो गई थी। तो लाला जी की मृत्यु पर सारे देशवासी दुखी हो गए। तो ऑल द कंट्रीमैन, सारे देशवासी दुखी हो गए मतलब बीकेम सैड, सैड या सारोफुल भी कह सकते हो। हाँ, लाला जी की मृत्यु पर ऑन द डेथ ऑफ लाला जी, ऑन द डेथ ऑफ लाला जी, क्लियर। तो ऑल द कंट्रीमैन बीकेम सैड या सारोफुल भी कह सकते हो ऑन द डेथ ऑफ लाला जी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नाम है वैसे लिखते जाओ, चंद्रशेखर आजाद, एजेड एडी रहेगा आजाद में, CHANDRA चंद्र या CHEKHAR, शेखर आजाद, एजेड एडी कामा भगत सिंह, भगत सिंह का भगत सिंह ही रहेगा, एंड तथा कहीं एंड होगा राजगुरु, राजगुरु ही रहेगा, RAJGURU। भगत सिंह एंड राजगुरु ने सैंडर्स को मार दिया, किल्ड सैंडर्स। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह एंड राजगुरु किल्ड सैंडर्स, सैंडर्स का सैंडर्स ही रहेगा, SANDARS। इस प्रकार उन्होंने लाला जी की मृत्यु का बदला लिया। इस प्रकार कहेंगे इन दिस वे, उन्होंने कहेंगे हो जाए ही, इन दिस वे कामा ही लाला जी की मृत्यु का बदला लिया। तो इसमें जो है बदला लिया, टुक रिवेंज, टुक माने लिया, रिवेंज मीन्स बदला। लाला जी की मृत्यु का ऑफ लाला जीज डेथ, ऑफ लाला जीज एपोस्ट्रोफी के डेथ, या ऑफ द डेथ ऑफ लाला जी, बात एक ही हुई। ऑफ लाला जीज डेथ ऑफ नहीं लिखा जाएगा, लाला जी एपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो एक ऑफ से आपको कमी होगी लिखने के लिए। इन दिस वे, अच्छा सॉरी उन्होंने कहीं शायद में हम ही बता दिए, तो दे रहेगा यहाँ, आप उसको दे कर लीजिए। इन दिस वे दे, क्योंकि कई लोग मिल के मारे हैं ना उनको, सैंडर्स को, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, तो इतने लोगों के लिए दे लगेगा। इन दिस वे दे टुक रिवेंज ऑफ लाला जीज डेथ, क्लियर हो गया। आगे, भारत का इतिहास भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से भरा हुआ है। तो भारत का इतिहास तो मतलब आप कह दीजिए द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसके बाद वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे कौन भरा हुआ, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया भरा हुआ है। तो इज फील्ड विथ, इज फील्ड विथ या इज फुल ऑफ कर सकते हो, किताब में इज फुल ऑफ दिया है, आप इज फुल ऑफ माने भी से भरा हुआ, फील्ड विथ माने भी से भरा हुआ, तो उसे फुल ऑफ ही लगा दीजिए, बेटर होगा। तो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ, तो किताब से देख लीजिए फुल ऑफ दिया है तो वही लिख दीजिए। इज फुल ऑफ, भारत का इतिहास भरा पड़ा है, फुल के साथ ऑफ लगेगा, फील्ड माने भरना होता है, फील्ड के साथ विथ लगता है, लेकिन फुल के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। तो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ, भारत का इतिहास भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से। फुल ऑफ, पहले क्रांतिकारियों का लिखिए, द रिवोल्यूशनरीज, रिवोल्यूशनरीज, फुल ऑफ द क्रांतिकारी दिया, इसको आप बहुवचन बना के लिखेंगे क्योंकि बहुवचन हिंदी में दिया ना, वाई की जगह IES कर दीजिए, रिवोल्यूशनरी में जो वाई है वाई की जगह IES कर दीजिए। इज फुल ऑफ द रिवोल्यूशनरीज, उसके बाद लाइक कर देना, जैसे कहेंगे लाइक भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद, रिवोल्यूशनरीज लाइक भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद माने होगा भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसे आजाद क्रांतिकारियों से। आप जो लगा फुल के साथ आप, तो आप माने से हो ही गया, ठीक है, क्लियर। तो पूरे हो जाएगा, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ द रिवोल्यूशनरीज लाइक भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। इन्होंने का मतलब दे होगा, ठीक है, दे,
इन्होंने कहो या उन्होंने, कई लोग हैं तो दे ही लगेगा प्रोनाउन उनके लिए। तो दे, हाँ, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो पहले जीवन का बलिदान कर दिया, इसकी अंग्रेजी लिखा जाएगा सैक्रिफाइस्ड, दे सैक्रिफाइस्ड, उन्होंने बलिदान कर दिया। अब अपने जीवन का मतलब ऑफ देयर लाइफ, ऑफ देयर लाइफ नहीं रहेगा, लाइफ में एफ ई हटा के वी ई एस कर दिया, देयर लाइव्स, लाइफ का बहुवचन लाइव्स या लाइव ई एस, एफ ई हटा के वी ई एस, दे सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, उन्होंने अपने जीवन का क्या कर दिया, बलिदान कर। देखिए किताब में दिया भी गया है, दे सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स, ठीक है। आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ देयर लाइफ माने अपने जीवन का, तो तुरंत आप लिख दे रहे हैं देयर लाइफ, तो आपकी अंग्रेजी मान लिया जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। दे सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ, किताब में इतना ही लिखा गया, तो उसमें से भी आपका काम चल जाएगा। दे सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ माने उन्होंने अपने जीवन का क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। ये लाइफ जो है नाउन है, लाइफ का बहुवचन, लिव्स न पढ़ते हैं इसको, क्योंकि जब वर्ब रहता है तो लिव पढ़ा जाता है, नाउन रहता है तो लाइव पढ़ा जाता है। क्लियर। यूट्यूब में भी तो लाइव आता है, उसको लिव क्यों नहीं पढ़ते, लाइव पढ़ते, क्योंकि वो नाउन है, नाम दे दिया गया कि लाइव है। क्लियर। और जीवन का भी बहुवचन रहता है तो उसको भी लाइव इसलिए पढ़ते हैं। दे सैक्रिफाइस देयर लाइव, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया। किस लिए कर दिया, आगे दिया देश की स्वतंत्रता के लिए, फॉर द फ्रीडम ऑफ कंट्री, फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री। आगे लास्ट वाक्य, उनके नाम भारत के इतिहास में अमर रहेंगे। उनके नाम के मतलब देयर नेम, क्योंकि कई लोग की बात की जा रहा है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, तीनों लोगों की बात की जा रहा है। तो देयर नेम विल रीमेन इमोर्टल, अमर रहेंगे का अंग्रेजी होगा रीमेन, REMAIN, रीमेन, रीमेन इमोर्टल, उसके बाद रहेगा अमर का अंग्रेजी। देयर नेम विल रीमेन इमोर्टल, उनके नाम अमर रहेंगे। ठीक है। अब भारत के इतिहास में कहाँ अमर रहेंगे, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया का दो, या इन द इंडियन हिस्ट्री भी कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री माने भी होता है भारत का इतिहास, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया का दो या इन इंडियन हिस्ट्री। क्लियर। तो इस तरह से ये आपका जो है ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज नंबर 61। अगली वीडियो में आपको 62 पढ़ाया जाएगा। हाँ, इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद सबकी एक मास्टर वीडियो भी बना देंगे कई पार्ट में, क्योंकि परीक्षा से पहले आप उसको रिवीजन ताकि कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइए आज एक्सरसाइज नंबर 62 सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम 61 तक हल करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको वीडियो जाइए, पैसेज ट्रांसलेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें देख लीजिए। और मास्टर वीडियो भी आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप सर्च करेंगे पैसेज ट्रांसलेशन मास्टर वीडियो, तो भी मिल जाएगा आपको। 2 मास्टर वीडियो बना चुके हैं और उसमें जो है 59 तक कवर किए हैं। अब 60 से लेके 60 के आगे मैं पार्ट वाइज डेली अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो बन रही है। बाद में इसकी एक मास्टर वीडियो बना दूंगा ताकि आप परीक्षा से पहले रिवीजन कर सकें। तो चलिए देखते हैं। सम्राट जहांगीर अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। सम्राट जहांगीर तो हो जाएगा एम्परर जहांगीर वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस। तो एम्परर हो जाएगा जहांगीर के JAHANGIR, जहांगीर वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस। आगरे के किले के बाहर एक जंजीर लटकी रहती थी। तो आगरे के किले के बाहर एक जंजीर लटकी रहती थी, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, तो ए चेन, एक जंजीर। उसके बाद देखिए लटकी रहती थी, कहेंगे द चेन दिया गया, द चेन, तो एक है तो एक ए भी लगा सकते हो। ए चेन रिमेंड सस्पेंडेड, ठीक है, एक जंजीर। रिमेंड सस्पेंडेड माने लटके रहते, सस्पेंडेड माने होता है लटकती हुई, या इसके स्थान पे आप हैंगिंग लिख सकते हो, रिमेंड हैंगिंग, HANGING, दोनों सही है। तो एक जंजीर है इसलिए द के आप ए लगा, ए चेन रिमेंड सस्पेंडेड या रिमेंड हैंगिंग। और उसके बाद आउटसाइड, मतलब बाहर की अंग्रेजी क्या होगी, आउट। तो आउट या आउटसाइड होता है, तो आप कर दीजिए कि आउट ऑफ द आगरा फोर्ट, आउट ऑफ द आगरा फोर्ट, ठीक है। तो इसलिए आउट ऑफ द आगरा फोर्ट यहाँ होगा। जो मनुष्य न्याय चाहता था, तो इसकी अंग्रेजी होगी द मैन हु, माने जो मनुष्य, वांटेड जजमेंट या जस्टिस भी कह सकते हो। द मैन हु वांटेड, वह आदमी जो, या जो मनुष्य, वांटेड जस्टिस, जस्टिस मीन्स न्याय,
उस जंजीर को खींच लेता था। तो होगा इसकी अंग्रेजी पुल्ड दैट चेन। पुल्ड मीन्स खींच लेता था, दैट चेन माने उस जंजीर को। और सम्राट के कमरे में घंटी बज जाती थी। एंड द बेल, घंटी, रैंग, बज जाती थी। इन इन इम्परर्स रूम कर दिए या इन द रूम ऑफ इम्परर। और सम्राट के कमरे में घंटी बज जाती थी। आगे है, एक दिन जब सम्राट अपने दरबार में बैठे हुए थे, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? वन डे, एक दिन। व्हेन द इम्परर वाज सिटिंग, जब सम्राट बैठे हुए थे, कहाँ बैठे हुए थे? इन हिज कोर्ट, इन हिज रॉयल कोर्ट का दीजिए। देखिए अपने दरबार का अंग्रेजी रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में या दरबार में। वन डे व्हेन द एम्परर वाज सिटिंग इन हिज रॉयल कोर्ट, कामा कर देंगे द बेल रैंग, घंटी बजी कहेंगे, कामा करके द बेल रैंग। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे फुल स्टॉप के बाद। सम्राट ने अशोक को आज्ञा दी, इसके अंग्रेजी द सम्राट, सम्राट के द एम्परर, स्पेलिंग आपको किताब से मिल जाएगी। द एम्परर ऑर्डर द सर्वेंट, सेवक को आज्ञा दी, सर्वेंट मतलब सेवक। यहाँ की फरियादी को बुलाओ, तो इसकी अंग्रेजी क्या आगे? अब ऑर्डर के नाते आप यहाँ टू लगाओगे, दैट उट मत लगाओ। टू कॉल द, फरियादी का अंग्रेजी कंप्लेंट्स होता है, किताब में आपको मिल जाएगा। टू कॉल द कंप्लेंट्स, क्योंकि इन डायरेक्ट के हिसाब से ऑर्डर द सर्वेंट टू कॉल द कंप्लेंट्स। ऐसे भी कह सकते हैं सम्राट ने नौकर को फरियादी को बुलाने की आदेश के लिए आदेश दिया, तो इन डायरेक्ट के हिसाब से टू कॉल द कंप्लेंट्स हो जाएगा। एक धोबिन रोती हुई सम्राट के सामने आई। ए वासर वुमेन, एक धोबिन रोती हुई सम्राट के सामने आई। केम माने आई, ठीक है। केम वीपिंग, रोती हुई आई, कहाँ आई? बिफोर द एम्परर। केम वीपिंग बिफोर द एम्परर, बिफोर माने होता सामने। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले बिफोर लिखा जाता व्यक्ति के पहले, बिफोर माने सामने होता है, और बस्ट के पहले इन फ्रंट ऑफ लिखा जाता। और कहने लगी, एंड बिगेन टू से, और कहने लगी अंग्रेजी में, श्रीमान आज महारानी नूरजहां ने शिकार खेलते हुए मेरे पति को मार डाला है। एंड बिगेन टू से, कहने लगी, कॉमा इनवर्ट कॉमा, सर, श्रीमान सर, कॉमा, आज महारानी नूरजहां ने शिकार खेलते हुए मेरे पति को मार डाला। टुडे, महारानी नूरजहां मतलब क्वीन नूरजहां, हैज किल्ड, ने मार डाला, किसको मार दिया? टू माई हस्बैंड, मेरे पति को। शिकार खेलते हुए मतलब वाइल प्लेइंग हंट, ऐसे कहते हैं हंटिंग कर सकते हैं, हंटिंग माने भी शिकार। तो शिकार खेलते हुए, वाइल हंटिंग कर दो या वाइल प्लेइंग हंट, बात एक ही हुआ। तो यहाँ हंट, हंट में से तस हो गया, वाइल हंटिंग कर देंगे शिकार खेलते हुए, तो प्लेइंग लिखने की जरूरत नहीं है, प्लेइंग हंट होता है शिकार खेलना, तो यहाँ हंटिंग कर दो। तो वाइल प्लेइंग हंट तो ना करके वाइल हंटिंग, किताब में दी है, इसको भी आप लिख सकते हो। तो हो जाएगा, फिर से बता दे रहे हैं, सर टुडे क्वीन नूरजहां हैज़ किल्ड माई हस्बैंड, मेरे पति को मार डाला है, वाइल प्लेइंग हंट या वाइल हंटिंग, ठीक है, तो वाइल हंटिंग। सम्राट एकदम गंभीर हो गए, तो यहाँ हो जाएगा, इसको इन्वर्ट काम बंद कर दीजिए फुल स्टॉप करके। सम्राट एकदम गंभीर हो गए, द एम्परर बीकेम माने हो गए, क्या हो गए? एकदम गंभीर का अंग्रेजी देखिए दिया गया यहाँ, बीकेम हो गए, बीकेम इंस्टेंटसली, इंस्टैंटनियसली, ठीक है, बिकम इंस्टैंटनेसली का दिए सीरियस, या बिकम सीरियस एट वंस का दिए। अब ज़्यादा बड़ा वर्ड नहीं लिखना चाहता हूँ, तो बिकम सीरियस एट वंस या बिकम इंस्टैंटनियसली सीरियस, दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको लिख दीजिए बिकम के साथ इंस्टैंटनियसली सीरियस, या बिकम के साथ आप कर दीजिए सीरियस एट वंस, बात एक ही हुआ। उन्होंने कुछ देर बाद कहा, ही सेड आफ्टर सम टाइम, ही सेड आफ्टर सम टाइम कहते हैं, या ऐसे भी कहते हैं आफ्टर सम टाइम कॉमा ही सेड, बात एक ही हुआ। आफ्टर सम टाइम ही सेड, ओ स्त्री, वो वुमेन, नूरजहां ने तेरे पति को मारा है। नूरजहां हैज किल्ड योर हस्बैंड, ठीक, तेरे के मतलब दाई और योर होता है, तो हैज किल्ड योर हस्बैंड। अब एक धनुष ले, टेक ए बो, और नूरजहां के पति को मार, एंड किल
नूरजहां हस्बैंड कह दीजिए, या किल द हस्बैंड ऑफ नूरजहां। पुलिस आगे कहेंगे जहांगीर के दरबार में खून का बदला खून है। ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में खून का बदला खून है। अब यहाँ क्या होगा इसकी अंग्रेजी, देर इज ब्लड फॉर ब्लड, माने खून का बदला खून है। कहाँ है? इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। देर इज ब्लड फॉर ब्लड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। कानून सबके लिए समान है, तो इसकी अंग्रेजी सेम टू सेम किताब में दिया है, ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कानून की निगाह में सभी समान है या कानून सबके लिए समान है। ठीक है, तो ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, ऑल, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। कानून के सामने सभी समान है या कानून की निगाह में सभी समान है, बात एक ही है। तो इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको 63 आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाई जाएगी। आप लोग इसको पहले हल कर लिया करिए, उसके बाद मिलाइए ताकि पूरा समझ में आपको आ जाए। ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए आगे आपको साल पेपर भी इस चैनल पे पिछले साल हल कराया गया था, इस वर्ष भी हल कराया जाएगा। आप सर्च करेंगे तो मिल भी जाएगा, इसलिए आप अच्छी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आइए आज पैसेज नंबर 63 हल करते हैं, एक्सीलेंट क्लास 12 की बुक से। इसके पहले 62 तक हम हल करा चुके हैं। आगे देखते हैं। आज दो चोर एक व्यापारी के घर में जा घुसे। दो चोर कहेंगे जी टू थीव्स। थीफ माने चोर होता है, बहुवचन हो जाएगा थीव, THIEVES। टू थीव्स इंटर्ड, इंटर्ड माने घुस गए या जा घुसे। इंटर्ड एक व्यापारी के घर में, इंटर्ड द हाउस ऑफ ए मर्चेंट। इंटर के साथ इन नहीं लिखा जाता है, इन या इंटू डायरेक्ट, क्योंकि इंटर माने होता है में घुसना। इंटर्ड द हाउस ऑफ ए मर्चेंट, किताब में दिया मर्चेंट माने व्यापारी, ट्रेडर, बिजनेसमैन भी होता है। तो टू थीव्स इंटर्ड द हाउस ऑफ ए मर्चेंट। उन्होंने उसकी तिजोरी से 2000 रुपये निकाल लिए। दे टुक आउट, टुक आउट मतलब निकाल लिए। 2000 रुपीज, 2000 रुपये, हाँ, उसकी तिजोरी से। फ्रॉम हिज सेफ, सेफ माने होता है तिजोरी। ठीक है, किसी सोर्स से कोई चीज होता है निकलता है तो फ्रॉम लगते हैं। देखिए फिर से बता देना, दे टुक आउट 2000 रुपीज फ्रॉम हिज सेफ, या सेफ ही, सेफ माने सुरक्षित भी होता है, सेफ माने तिजोरी भी होता है। उन्हें लेकर, पहले नंबर पे देखिए दिया भी है, सेफ माने तिजोरी। उन्हें लेकर वे जंगल को चले गए। ठीक है, उन्हें लेकर वे जंगल को चले गए। दे वेंट टू फॉरेस्ट, वे जंगल को चले गए। बाय टेकिंग देम, बाय टेकिंग माने लेकर, देम माने उन्हें, या पहले भी ले सकते हो बाय टेकिंग देम, तब कामा करके दे वेंट टू फॉरेस्ट। रुपए बांटने से पहले उन्होंने भोजन करने का निश्चय किया। तो देखिए, दे डिसाइडेड टू टेक फूड बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी। रुपए का तो रुपीज ही कह सकते हो, रुपीज। देखिए आप इसको पहले भी कह सकते हो, बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग रुपीज, इसको बाद में भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पहले करोगे तो काम लगेगा। उन्होंने भोजन करने का निश्चय किया। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया। टू टेक फूड, भोजन करने का, या ऑफ टेकिंग फूड भी कह सकते हो। दे डिसाइडेड टू टेक फूड, उन्होंने भोजन करने का निश्चय किया। बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द रुपीज, बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग माने बांटने से पहले, द रुपीज माने रुपए को। डिवाइडिंग कहते चाहे, बिफोर डिवाइडिंग द रुपीज। किताब में देखिए डिवाइडिंग ही दिया है, तो डिवाइडिंग भी आप लिख सकते हो, आपस में डिवाइड कर, डिस्ट्रीब्यूट माने बांटना, डिवाइड माने बांटना। तो बिफोर डिवाइडिंग द रुपीज। आगे अगला है वाक्य आपका, अतः एक चोर शहर को गया। सो या हेंस या देयरफॉर, ये सब होते हैं इसके अर्थ। सो किताब में सो दिया। एक चोर ए थीफ शहर को आया। केम द सिटी, केम के साथ टू लिखने की कोई जरूरत नहीं, तुरंत सिटी लिख दिया जाता है। जैसे केम टू हिज हाउस, उसके घर और गया, तो भले लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं होता नहीं तो। सो ए थीफ केम द सिटी, शहर को आया या केम सिटी।
उसने कुछ फल तथा मिठाइयाँ खरीदी। ही बाट, वह खरीदा। सम फ्रूट, कुछ फल। एंड स्वीट्स, ही बॉट सम फ्रूट एंड स्वीट्स, सम फ्रूट्स एंड स्वीट्स। लौटते समय उसने भोजन में कुछ जहर मिला दिया। तो लौटते समय मतलब व्हाइल रिटर्निंग, लौटते समय या लौटने के समय, WHILE, व्हाइल रिटर्निंग। काम कर देंगे, उसने भोजन में कुछ जहर मिला दिया। ही मिक्सड, मिक्सड माने मिला दिया, मिक्स कर दिया, MIXD। ही मिक्सड सम पॉइजन, कुछ जहर, या ए फ्यू पॉइजन भी कर सकते हो। इन द फूड, ही मिक्सड सम पॉइजन इन द फूड। फूड का दो या मील्स कह सकते हो, MEALS। मील माने भी भोजन होता है, फूड माने भी भोजन। जिससे उसका साथी मर जाए, ठीक है। जिससे उसका साथी मर जाए मतलब ताकि उसका साथी मर जाए। तो सो दैट भी कर सकते हो, इन ऑर्डर दैट भी कर सकते हो। सो दैट हिज कंपेनियन, कंपेनियन माने साथी, फ्रेंड भी कर सकते हो। मर जाए मतलब मे डाई, मे डाइड, क्योंकि इधर पास्ट है तो उधर भी मिक्सड है तो डाइड हो जाएगा, ठीक है। सो दैट के बाद जो है जाए संभावना के लिए में या माइट लगता है, पास्ट टेंस में माइट लगता है। सो दैट हिज कंपेनियन माइट डाई, और वह सब धन ले सके। एंड ही कुड टेक ऑल द मनी, एंड ही कुड टेक, और वह ले सके, ऑल द मनी, सब धन। ज्यों ही वह वापस आया, अगला वाक्य है एज, ज्यों ही का देखिए किताब में दिया भी है एज सुन एज, या नो सुनर डेट से भी बना सकते हो। तो ज्यों ही, एज सुन एज, वह वापस आया मतलब ही रिटर्न, या ही किताब में दिया भी है रिटर्न, या केम बैक भी ले सकते हो। एज सुन एज ही रिटर्न, उसके साथी, कामा कर दे, त्यों ही के लिए कामा लगता है, कामा लगाया भी गया है, कामा करके उसके साथी उसने उसे गोली मार दी। हिज कंपेनियन या हिज फ्रेंड ने उसे गोली मार दी। शॉट हिम, यस या चोटी, सेकंड फॉर्म, शूट का शॉट, शॉट हिम, उसे गोली मार दी। शॉट मीन्स गोली मार देना, ताकि वह संपूर्ण धन का मालिक हो जाए। सो दैट फिर आ जाएगा, ताकि वह संपूर्ण धन का मालिक हो जाए। ही माइट बी, सो दैट के पहले पास्ट टेंस रहता तो उधर माइट लगाया जाता। सो दैट ही माइट बी ओनर, ओनर माने होता मालिक, OWNER। सो दैट ही माइट बी ओनर, ताकि वह मालिक हो जाए। ऑफ होल मनी, ऑफ द होल मनी, होल मनी होता संपूर्ण, ऑल मनी भी संपूर्ण होता है। ऑफ द होल मनी, संपूर्ण धन का। उसने अपने साथी को मारकर वह बड़ी प्रसन्नता से खाना खाने लगा। अपने साथी को मारकर वह बड़ी प्रसन्नता से खाने लगा। अब देखिए, किलिंग हिज फ्रेंड, किलिंग हिज फ्रेंड, या हैविंग किल्ड भी कर सकते हो। थोड़ा टाइम का ड्यूरेशन रहेगा तो हैविंग किल्ड भी लगा सकते हो, तुरंत अगर कोई काम होता है तो किलिंग, क्लियर। हैविंग किल्ड हिज फ्रेंड भी कर सकते हो, किलिंग हिज फ्रेंड भी कर दो, ठीक है। हैविंग किल्ड हिज फ्रेंड या किलिंग हिज फ्रेंड, कॉमा, वह बड़ी प्रसन्नता से खाने लगा। ही बिगैन टू ईट, वह खाने लगा बड़ी प्रसन्नता से। विथ ग्रेट प्लीजर, ग्रेट माने बड़ा भी होता है, अत्यधिक भी होता है। विथ ग्रेट प्लीजर, अत्यधिक प्रसन्नता के साथ या बड़ी प्रसन्नता से। PLEASURE, प्लीजर का दिए या हैप्पीनेस का सकते हो। हैप्पीनेस माने प्रसन्नता, उसे ग्रेट के साथ प्लीजर ही लगेगा, क्योंकि ग्रेट एडजेक्टिव है, प्लीजर माने खुशी। हैप्पीनेस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी नाउन। तो विथ ग्रेट प्लीजर या विथ ग्रेट हैप्पीनेस। भोजन में जहर मिला हुआ था, ठीक है। पॉइजन वाज मिक्सड, जहर मिला हुआ था। इन द फूड, किसी के द्वारा ही मिलाया गया था। पॉइजन वाज मिक्सड विथ, पॉइजन वाज मिक्सड इन द फूड। मिक्स साथ विथ भी लगा सकते हो, मिक्सड विथ द फूड, तब भी चल जाएगा। भोजन के साथ जहर या भोजन में। आगे इसको एक तरीके से समझ में सकते, इट वाज मिक्सड पॉइजन इन द फूड, ऐसे भी कर सकते हो। तो इट के प्रयोग से भी बना सकते हो, फिलहाल कोई ज़रूरी नहीं है।
पॉइजन वाज मिक्स्ड इन द फूड या विद द फूड कह सकते हो। खाना खाने के तुरंत बाद वह भी मर गया। ठीक है, वैसे मिक्स्ड के साथ विथ ही लगता है, इसलिए इन ना लिखें तो ज़्यादा सही रहे, भले ही में दे दिया है। पॉइजन वाज मिक्स्ड विद द फूड, भोजन के साथ मिला था या भोजन में, बात है। खाना खाने के तुरंत बाद वह भी मर गया। खाना खाने के तुरंत बाद तो वह भी मर गया। ही डाइड एट वंस, ही आल्सो डाइड, ऐसे कहते वह भी, ही आल्सो डाइड एट वंस आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के तुरंत बाद। ही आल्सो डाइड एट वंस, वह भी तुरंत मर गया। कब मर गया? आफ्टर ईटिंग। या सिर्फ कैसे आफ्टर ईटिंग कामा ही डाइड, ही आल्सो डाइड एट वंस, बात एक ही हुआ। फ्रेज को पहले लिखोगे तो कामा लगेगा, आफ्टर ईटिंग कामा ही आल्सो डाइड एट वंस। ठीक है, इस प्रकार दोनों चोर मर गए। इन दिस वे, इस प्रकार। इन दिस वे कह दो, किताब में दिया भी है, या 10 भी कह सकते, 10 माना 20 प्रकार। इन दिस वे कामा दोनों चोर मर गए। बोथ ऑफ द थीव्स, बोथ ऑफ द थीव्स माने इन चोरों में से दोनों, बोथ ऑफ द थीव्स डाइड, मर गए, और उनमें से कोई भी उस धन को ना ले सका। एंड नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, अंग्रेजी नाइदर ऑफ देम, क्योंकि दो के लिए नाइदर लगता है, ज़्यादा होते तब नन लगता। एंड नाइदर ऑफ देम कुड टेक दैट मनी, उस धन को ले सका। नाइदर ऑफ देम कुड टेक दैट मनी, और उनमें से कोई नहीं उस धन को ले सका। तो इस तरह से था ये आपका 63 नंबर का पैसेज। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और इसके पहले के पार्ट को देखने के लिए पैसेज ट्रांसलेशन से प्लेलिस्ट है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, या मास्टर वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके है, उसमें भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आइए आज एक्सरसाइज नंबर 64, ये ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज है, इसको देखते हैं। एक समय एक मनुष्य घोड़े पर सवार होकर यात्रा करने चला। एक समय वंस कर दीजिए, वंस में से एक बार, एक समय, या वंस अपॉन ए टाइम भी कर सकते हो। एक समय की बात है या एक समय की अंग्रेजी होती है। तो वंस ए मैन, एक व्यक्ति या एक मनुष्य घोड़े पर सवार होकर यात्रा करने के चला। सेट आउट माने होता चल पड़ना, सेट आउट भी कर सकते हो, या स्टार्टेड माने भी चल पड़ना होता। स्टार्टेड टू जर्नी, यात्रा करने को चला। घोड़े पर सवार होकर, बीइंग राइडिंग ऑन द हॉर्स, बीइंग माने होकर, या बाय राइडिंग भी कर सकते हो, बाय राइडिंग ऑन द हॉर्स, या बीइंग राइडिंग ऑन द हॉर्स। तरीके के लिए बाय प्लस आईएनजी भी लगाते हैं, सवार होकर के या होकर, और बीइंग माने होकर। तो वंस ए मैन स्टार्टेड टू जर्नी बीइंग राइडिंग ऑन द हॉर्स, या बाय राइडिंग ऑन द हॉर्स। कुछ दूर चलने के बाद, तो आफ्टर गोइंग सम डिस्टेंस, कुछ दूर चलने के बाद, कामा करके, वर्षा होने लगी। इट बिगेन टू रेन, और वह व्यक्ति बारिश से बिल्कुल भीग गया। एंड दैट मैन, और वह व्यक्ति बारिश से बिल्कुल भीग गया। बीकेम वेट कह दीजिए, भीग गया कह दीजिए, या ड्रेंच्ड कह दीजिए। अब यहाँ किताब में जो दिया है बिल्कुल भीग गया, तो कंप्लीटली ड्रेंच्ड कर सकते हो। अब बीकेम भी नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं तो बीकेम वेट कंप्लीटली ऐसे लिखो, बात एक ही हुआ। तो दैट मैन कंप्लीटली ड्रेंच्ड माने बिल्कुल भीग गया। ड्यू टू रेन कर दिए, बारिश के कारण, बारिश से कहेंगे, किताब में देखिए ड्यू टू रेन दिया है, बारिश से कहो या बारिश के कारण कहो, बात एक ही हुआ। नहीं तो आप बाय रेनिंग भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। दैट मैन कंप्लीटली ड्रेस्ड, या बीकेम वेट कंप्लीटली ड्यू टू रेन। उसने अपने मन में कहा, ही सेड टू हिमसेल्फ, इसकी अंग्रेजी होगी, स्वयं से कहा या अपने मन में कहा, बात एक ही हुआ। मैं कैसा मूर्ख हूँ, इसकी अंग्रेजी इन्वर्टेड कॉमा आप भी लिखेंगे ऐसे। व्हाट ए फूल आई एम, किताब में दिया है मैं कैसा मूर्ख हूँ। व्हाट ए फूल आई एम, जो ऐसे खराब मौसम में घर से बाहर निकल आया। हु, व्यक्ति के लिए हु लगता है। हु केम आउट ऑफ द हाउस, जो घर से बाहर निकल आया। ऐसे खराब मौसम में कहेंगे जी, इन सच अ बैड वेदर, इन सच ए बैड वेदर, ऐसे खराब मौसम में। अवश्य मैं बीमार, मैं अवश्य बीमार पड़ जाऊंगा।
नाउ, अब यहाँ देखिए दो तरीके से बनता है। नाउ आई विल फॉल इन कर दीजिए, या नाउ आई शैल श्योरली फॉल इन। अवश्य की अंग्रेजी श्योरली होगा लिखा जाएगा, अगर आई के साथ शैल ना लगा के विल लगा देंगे तो अवश्य या जरूर की अंग्रेजी हो जाती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ आई शैल श्योरली फॉल इल ऐसे कर दीजिए, या नाउ आई विल फॉल इल। अवश्य जरूर के लिए एक साथ विल लगा देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो श्योरली लगा दीजिए शैल के साथ, आई शैल श्योरली फॉल इल। फॉल इल मानो होता है बीमार पड़ जाना, किताब में दिया भी है। टू हट जाएगा क्योंकि शैल के साथ टू नहीं लगता, वो ना ने के हिसाब से दिया है। और आगे कह रहे हैं कि कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद डाकुओं के एक गिरोह ने उस पर आक्रमण किया। तो डाकुओं के एक गिरोह ने कि मतलब ए गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं के गिरोह ने, ठीक है, उस पर आक्रमण किया। अटैक्ड हिम, एक ही आदमी है तो इसलिए हिम लग जाएगा। अटैक साथ आन नहीं लगता है, इतना जान लीजिए, प्रीपोजिशन की मिस्टेक में भी आ जाता है। सिंटैक्स में आन लगाया रहेगा तो आपको हटाना पड़ेगा। जैसे इंटर के साथ इनटू नहीं लगता है, ठीक है, इंटर मीन्स गो इनटू, अटैक मीन्स किसी पर ही आक्रमण करना, तो आन अंग्रेजी नहीं लिखा जाता। अब देखते हैं आगे, अटैक्स, इंटर और रीच इनके साथ हाँ नहीं लगता है प्रीपोजिशन, रिजेंबल साथ भी नहीं लगता विथ वगैरह। आगे देखते हैं, ये सब आपको सिंटैक्स में पढ़ाए जाएंगे। एक्सरसाइज हल कराया हूँ, आप उसको वीडियो देख सकते हैं। तो हाँ, तो कुछ देर बाद डाकुओं के गिरोह ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे लूटना चाहा। एंड वांटेड टू प्लंडर हिम, लूटना कहीं किताब में देखिए, किताब में दिया वांटेड टू प्लंडर, उसे लूटना चाहा। वैसे राब माने भी लूटना होता है, LWT लूट माने भी लूटना होता है। वांटेड टू प्लंडर हिम, हाँ लूट भी लिखा जाता है अंग्रेजी में। आगे, किंतु बारिश के कारण उसकी बारूद भीग गई थी। बट ड्यू टू रेन, बारिश के कारण उसकी बारूद भीग गई थी। हिज गन पाउडर, बारूद की अंग्रेजी किताब में मिल जाएगा आपको गन पाउडर। हिज गन पाउडर भीग गई थी, मतलब हैड ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड माने भीग जाना, DRENCHED, ड्रेंच्ड माने भीग जाना, या बीकम वेट भी कर सकते हैं, गीला हो जाना या भीग जाना, WET बीकम वेट। तो हिज गन पाउडर हैड ड्रेंच्ड, DRENCHED ड्रेंच्ड, हैड ड्रेंच्ड माने भीग गई थी या भीग चुकी थी, बातें क्यों। अतः उसकी बंदूकें बेकार हो गई। सो हिज गन्स, बेकार हो गई, इसकी अंग्रेजी आपको किताब में दिया है, बीकेम इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव माने बेकार जाना, प्रभावहीन हो जाना, मतलब कोई काम ना करना। हिज गन्स बीकेम इनइफेक्टिव, या इनइफेक्टिव आप भूल जाइए तो यूजलेस भी लिख सकते हैं। वेन, VAIN, वेन माने भी बेकार होता है। इस प्रकार डाकू उसे हानि ना पहुंचा सके। इन दिस वे, इस प्रकार, कमा डाकू, डाकू का अंग्रेजी प्लंडरर कह दीजिए, चाहे राबर कह दीजिए, या डकैत भी कह सकते हो, ठीक है। इन दिस वे, हाँ डाकू से रॉबर्स या प्लंडरर, प्लंडरर भी होता है डाकू, लुटेरा या डाकू, प्लंडरर्स या रॉबर्स। हाँ, कुड नॉट हार्म हिम, कुड नॉट हार्म हिम, उसे नुकसान ना पहुंचा सके, और उसकी जान बच गई। एंड हिज लाइफ वाज सेव्ड, एंड हिज लाइफ वाज सेव्ड, उसकी जान बच गई। अब उसके बाद जो है, घर लौटते समय उस व्यक्ति ने अपने मन में कहा, वाइल रिटर्निंग होम, घर लौटते समय उस व्यक्ति ने अपने मन में कहा, दैट मैन सेड टू हिमसेल्फ, अपने मन में कहा या स्वयं से कहा, बात एक ही हुआ। सेड टू हिमसेल्फ, अपने मन में कहा, स्वयं से कहा, मैं कितना मूर्ख था। वाट ए फूल आई वाज हो जाएगा, देखिए यहाँ आई, मैं कितना मूर्ख था, तो आई एम का बात करें। वाट ए फूल आई वाज, कि उस वस्तु से आप प्रसन्न था, आई वाज। दैट आई वाज अनहैप्पी, दैट आई वाज अनहैप्पी विथ द थिंग्स, उस वस्तु से कहेंगे विथ द थिंग्स, जिसके कारण मेरी जान बच सकी थी। ऑन अकाउंट ऑफ विच, जिसके कारण मेरी जान बच सकी थी।
माई लाइफ कुड सेव, माई लाइफ कुड माने कह सकता था सेव, ये एक कारण मेरी जान बच सकी थी, ये बच सकी। तो ये था आपका 64 पैसेज ट्रांसलेशन। अगर आप और वीडियो नहीं देखें तो पैसेज ट्रांसलेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, देख सकते हैं। अगले वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज हल कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आइए आज ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 65 हल करते हैं एक्सीलेंट से। इसके पहले 64 नंबर तक बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखें प्लेलिस्ट में जाए, पैसेज ट्रांसलेशन वीडियो देख लीजिए। आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको 65। देखिए पहला वाक्य, किसी ने खूब कहा है कि व्यक्ति का भाग्य काफ़ी हद तक उसके परिश्रम और चरित्र पर निर्भर करता है। तो इसके अंग्रेजी क्या, किसी ने खूब कहा है। समवन हैज सेड, किसी ने कहा है। खूब का मतलब राइटली कह दिए, सही ढंग से, मतलब सही ढंग से कहा है या खूब कहा है। खूब का मतलब वैसे इनफ भी होता है। इनफ माने भी पर्याप्त या खूब, ठीक है। तो समवन हैज सेड इनफ, काफ़ी कुछ कह दिया है या खूब कहा है। राइटली भी कह सकते हैं, यहाँ सेंस राइटली से बोलिए, किसी ने खूब कहा है मतलब सही ही कहा है, सही ढंग से ही कहा। तो समवन हैज सेड इनफ या राइटली दोनों कह सकते हैं। कि व्यक्ति का भाग्य काफ़ी हद तक उसके परिश्रम और चरित्र पर निर्भर करता है। व्यक्ति का भाग्य के अंग्रेजी हो गया मैंस फॉर्चून। मैंस फॉर्चून माने व्यक्ति का भाग्य काफ़ी हद तक उसके परिश्रम और चरित्र पर निर्भर करता है। डिपेंड्स निर्भर करता है। ऑन हिज, परिश्रम के वर्क भी होता है हार्ड वर्क, यहाँ बेटर होगा हार्ड वर्क। ऑन हिज हार्ड वर्क एंड करेक्टर, उसके कठिन परिश्रम और चरित्र पर निर्भर करता है। और उसके बाद काफ़ी हद तक अंग्रेजी किताब में दिया है टू ए ग्रेट एक्सटेंट, तो हो जाएगा मैंस फॉर्चून डिपेंड्स ऑन हिज हार्ड वर्क एंड करेक्टर टू ए ग्रेट एक्सटेंट। परिश्रम का मतलब कठिन परिश्रम से है, तो हार्ड वर्क बेटर होगा। यह बात तो सत्य ही है, दिस थिंग इज ट्रू, दिस थिंग इज ट्रू, यह बात तो सत्य है। या इसको ऐसे सिंपली इट इज ट्रू, यह सत्य है या यह बात सत्य है, वो भी चल जाएगा। तो दिस थिंग इज ट्रू, या आल्सो भी यहाँ लगा सकते, दिस थिंग इज आल्सो ट्रू। तो या इट इज ट्रू से भी आप काम समझते, इट इज ट्रू, यह सत्य है मतलब कोई बात ही सत्य है। तो इट का ही या दिस थिंग दोनों सही है। दैट, तो इट इज ट्रू दैट या दिस थिंग इज ट्रू दैट। कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। नो वन कैन बिकम ग्रेट, नो वन माने कोई व्यक्ति नहीं, कैन बिकम ग्रेट महान बन सकता है। नो वन कैन बिकम ग्रेट यदि वह परिश्रम से जी चुराता है। इफ ही, यदि वह, अब यहाँ परिश्रम से जी चुराता है, किताब में दिया सर्च हार्ड वर्क, क्योंकि परिश्रम का मतलब बताया था ना हार्ड वर्क। अब देखिए आगे है, और यदि उसमें चरित्र की कमी है। इफ ही सर्च हार्ड वर्क हो गया, परिश्रम से चुराता, एंड और यदि उसमें चरित्र की कमी है। इफ ही इज लैकिंग, लैकिंग माने होता है कमी, लैकिंग इन करेक्टर किताब में दिया है। इफ ही इज लैकिंग इन करेक्टर, यदि इसमें परिश्रम की क्या है, कमी है, सॉरी चरित्र की कमी है, यदि इसमें चरित्र की कमी। इफ ही इज लैकिंग इन करेक्टर। इसी प्रकार कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकेगा। इसी प्रकार का मतलब होगा इन दिस वे, कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकेगा। यहाँ होगा कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकेगा। नो कंट्री या नेशन कह दीजिए, नेशन माने भी राष्ट्र होता है, कंट्री माने भी देश या राष्ट्र एक ही है लगभग, ठीक है। नो नेशन, नो नेशन, नो मतलब कोई नहीं होगा। नो नेशन, हाँ महान नहीं बन सकेगा, हाँ तो हो जाएगा कैन बिकम ग्रेट, महान नहीं बन सकेगा या ना महान नहीं बन सकता है कि, या बिल भी कर सकते हो। नो नेशन कैन बिकम ग्रेट, महान नहीं बन सकता या नहीं बन सकेगा, क्योंकि आगे दिया है ना। तो इफ, यदि उसके निवासी आलसी हैं। इफ ही रेजिडेंट्स, निवासी का अंग्रेजी होता है RESIDENTS। इफ हिज रेजिडेंट्स, यदि उसके निवासी। आर लेजी, आलसी हैं, ठीक है। तो इफ से है तो इफ वाला प्रेजेंट टेंस में रहेगा, तो ये भी मतलब फ्यूचर में भी लिख सकते हो या दोनों में, दोनों को भी प्रेजेंट में लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इफ हिज रेजिडेंट्स आर लेजी।
क्लियर। तो इस तरह से पहले वाक्य में इन दिस वे, इस प्रकार से कोई भी नो कंट्री कैन बीकम ग्रेट, ये भी सही है, महान नहीं बन सकता है। या आप बिल से भी बना सकते हो, बिल बी एबल टू मेक ग्रेट भी कह सकते हो, ठीक है। विल बी एबल टू मेक ग्रेट मतलब महान बनने के योग्य नहीं हो सकेगा, ऐसे भी कह सकते हो। तो दोनों से बना सकते, कैन से भी बना सकते, कैन बिकम ग्रेट, या विल बी एबल टू मेक ग्रेट। अगर फ्यूचर में बनाओगे तो विल बी एबल टू लिखना पड़ेगा, मेक ग्रेट। इफ हिज सिटीजन्स आर, सॉरी सिटीजन्स नहीं, रेजिडेंट्स, इफ हिज, राष्ट्र के लिए सॉरी हिज ना लगाइए, आप हर लगा दीजिए, राष्ट्र के लिए हर ही लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ क्या है, देश के लिए, देश को हम फीमेल जेंडर के हिसाब से प्रोनाउन लगाते हैं। जैसे भारत को हम भारत माता कहते हैं, तो यहाँ हिज नहीं लगेगा, हर लगेगा, उसको हर कर दीजिए, सॉरी ध्यान नहीं दीजिए। इफ हर सिटीजन्स होगा, हर रेजिडेंट्स, उसके निवासी नागरिक हैं वो निवासी होते हैं, यहाँ निवासी क्या है तो रेजिडेंट्स ही करेंगे। इफ हर रेजिडेंट्स, ठीक है, क्योंकि देश के लिए हर ही लगेगा, कोई भी देश हो, अमेरिका हो, भारत हो, सबके लिए प्रोनाउन उसका कहेंगे हर लगेगा, और वह कहेंगे इसी लिखा जाएगा। अथवा उसका चरित्र उत्कृष्ट नहीं है, अथवा के मतलब आर, हिज कैरेक्टर, उसका चरित्र उत्कृष्ट नहीं है, मतलब होगा इज नॉट नोबल। देखिए नोबल दिया गया है उत्कृष्ट की अंग्रेजी। इफ देयर कैरेक्टर होगा, अब यहाँ उनका है, उनका का मतलब देयर होगा यहाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ निवासी यहाँ व्यक्तियों की बात की, राष्ट्र के या निवासियों की बात की है, उनके निवासी आलसी नहीं, निवासी मतलब निवासी लोग, रेजिडेंट्स, तो इसलिए देर हो जाएगा, रेजिडेंट बेस रहेगा, तो हो जाएगा इफ हर रेजिडेंट्स आर लेजी आर देयर कैरेक्टर, अथवा उनका चरित्र इज नॉट नोबल, उत्कृष्ट नहीं है। आगे है परिश्रम और चरित्र एक नींव के समान है, तो हार्ड वर्क एंड कैरेक्टर, परिश्रम और चरित्र कहेंगे हार्ड वर्क एंड कैरेक्टर एक नींव के समान है। इज लाइक ए फाउंडेशन, नींव का मतलब फाउंडेशन होता है, किताब में दिया भी, जिस पर सफलता और महानता के भवन का निर्माण होता है, तो जिस पर सफलता और महानता के भवन का निर्माण, ऑन विच, ठीक है, ऑन विच वन, जिस पर सफलता और महानता के भवन का निर्माण होता है। बिल्ड्स, बिल्ड्स माने निर्माण होता है, इज बिल्ड कर दिए, ऑन विच इज बिल्ड, जिस पर निर्माण होता है, क्योंकि किसी के द्वारा ही निर्माण होगा, इसलिए ऑन विच इज BUILT बिल्ट, बिल्ट में से बनाना या निर्माण होना, हाँ, या कंस्ट्रक्टेड भी कर सकते हो, CONSTRUCTED। किसका निर्माण होता है, महानता के भवन का, सफलता और महानता के भवन का, ऑन विच इज बिल्ट द बिल्डिंग, बिल्डिंग में से होता भवन, BUILDING, द बिल्डिंग ऑफ सक्सेस एंड ग्रेटनेस, सक्सेस माने होता सफलता, ग्रेटनेस माने महानता। अगला वाक्य है यदि नींव कमजोर है, इफ द फाउंडेशन इज वीक, वीक मीन्स होता कमजोर, तो क्या कोई मजबूत और टिकाऊ भवन उस पर बनाया जा सकता है, तो के लिए काम लगाएंगे, कोई मजबूत और टिकाऊ भवन उस पर बना सकता है। कैन, शक न कहेंगे, कैन एनी, कोई कहेंगे एनी होगा, मजबूत के मतलब स्ट्रांग कर दीजिए, और टिकाऊ, टिकाऊ का मतलब ड्यूरेबल, किताब में दिया भी है, हाँ, कैन एनी स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल भवन मतलब बिल्डिंग बी बिल्ट, बनाया जा सकता है, कहेंगे बी बिल्ट ऑन इट, उस पर मतलब ऑन इट होगा, क्योंकि प्रोनाउन है तो वही लगेगा। क्या हमारा पर्वत पर चढ़ना संभव है, इफ, क्या की अंग्रेजी होगा, इफ, क्या हमारा पर्वत पर चढ़ना संभव है, इफ आवर, हाँ, पर्वत पर चढ़ना, क्लाइंबिंग चढ़ना, इफ आवर क्लाइंबिंग ओवर द माउंटेन, ओवर द माउंटेन माने पर्वत पर या पर्वत के ऊपर, इज पॉसिबल, इफ आवर क्लाइंबिंग ओवर द माउंटेन इज पॉसिबल, संभव है, यदि हमारे पैरों के नीचे की धरती खिसक रही हो, इफ माने यदि हमारे पैरों के नीचे की धरती खिसक रही है,
तो द लैंड, धरती का लैंड, अंडर आवर फीट्स, हमारे पैरों के नीचे। इफ द लैंड अंडर आवर फीट्स इज स्लीपिंग, खिसकना कहीं किताब में देखिए दिया है स्लीपिंग। इफ द लैंड अंडर आवर फीट, FEET फीट, इज स्लीपिंग, फिसल रही हो, प्रश्नवाचक लगा दिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज हल कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आइए आज 66 एक्सरसाइज नंबर 66 को हल करते हैं। इसके पहले हम 65 तक करा चुके हैं। अब उसको नहीं देखें तो आप पैसेज ट्रांसलेशंस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें देख ले सकते हैं। देखिए, सावित्री राजा अश्वपति की इकलौती कन्या थी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सावित्री वाज सावित्री थी, पहले इसको लिख दीजिए। उसके बाद इकलौती कन्या का किताब में देखिए मिलेगा हिंट, आप यहाँ से देख सकते हैं, डिफिकल्ट वर्ड। द ओनली डाटर माने होता है इकलौती कन्या, ऑफ द किंग अश्वपति, किंग अश्वपति माने होता है राजा अश्वपति, नहीं किंग ऑफ अश्वपति नहीं होगा, किंग अश्वपति, राजा अश्वपति। किंग ऑफ अश्वपति तो गलत हो जाएगा, अश्वपति के राजा तब तो हो जाएगा सत्यनाश। किंग अश्वपति लिखिए, स्थान थोड़ी ना है, आप लगाओगे। वह बहुत सुंदर थी, सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, सी वाज वेरी ब्यूटीफुल होगा, वह बहुत सुंदर थी। वह ऊंचे चरित्र की लड़की थी, तो हो जाएगा सी वाज, वह थी द गर्ल ऑफ हाई कैरेक्टर, ऊंचे चरित्र के अंग्रेजी हाई कैरेक्टर होता है, किताब में दिया भी है। सी वाज द गर्ल ऑफ हाई कैरेक्टर, सी वाज द गर्ल ऑफ ए हाई कैरेक्टर करिए, ए लगा दीजिए क्योंकि उसी के इंट्रोडक्शन कराना। वह दिन, एक दिन वह जंगल में होकर जा रहे थे, जंगल में होकर या जंगल से होकर, तो किसी चीज से होकर जाने के लिए तो थ्रू लगता है। तो वन डे, एक दिन, सी वाज गोइंग, वह जा रहे थे, कहाँ से जा रहे थे? थ्रू ए फॉरेस्ट, थ्रू ए फॉरेस्ट, क्योंकि एक ही जंगल एक वचन रहता ते लगा ही देते हैं। वन डे सी वाज गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट, ठीक है, किसी चीज से इंट्रोड्यूस कराने के लिए ए लगा दिया। वन डे सी वाज गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट, एक दिन वह एक जंगल से होकर जा रहे थे या जंगल में होकर जा रहे थे, बात सभी की। उसने एक लड़के को जंगल में पेड़ के नीचे देखा, तो उसने कहा इसी रहेगा, सी सा ए बॉय, उसने देखा, क्या देखा या किसे देखा? एक लड़के को। सी सा एक बॉय अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, कहाँ देखा? अंडर द ट्री, इन द फॉरेस्ट। सी सा ए बॉय अंडर द ट्री इन द फॉरेस्ट, या इन द फॉरेस्ट अंडर द ट्री लिखे हो तब भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों प्लेस ही हैं। कहाँ देखा? जंगल में देखा, ठीक है, पेड़ के नीचे देखा, दोनों प्लेस ही हैं। तो सी सा ए बॉय अंडर द ट्री इन द फॉरेस्ट, या इन द फॉरेस्ट अंडर द ट्री। वह ठहर गई, सी, अब यहाँ स्टॉप्ड कह दिया, चाहे स्टेड, स्टे माने ठहरना होता है, STAY, स्टेड कर दीजिए, या स्टॉप्ड भी कर सकते, ठहर गई या रुक गई, बात है क्यों। वह प्रथम दृष्टि में ही उस पर मोहित हो गई, तो सी, वह अब मोहित हो गई, पहले वर्ब है उसको लिखेंगे। इसके अगर किताब में दिया फेल इन लव, फेल इन लव माने फॉल इन लव होता है, प्यार कर बैठना या मोहित हो जाना, एक ही चीज़ है। तो सी फॉल इन लव, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल इन लव हो जाएगा। तो सी फेल इन लव माने वह मोहित हो गए उस पर, ऑन हिम, सी फेल इन लव ऑन हिम, हाँ, प्रथम दृष्टि में ही, इन द फर्स्ट आई, साइड साइड, ठीक है, मिस लिखा होता, इन द, ऐसे बेरी लगा दीजिए, इन द वेरी फर्स्ट साइट, तो और बेटर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट बात पर जोर देने के लिए बेरी लगा दिया था, में ही, तो हो जाएगा इन द वेरी फर्स्ट साइट, या किताब में जो दिया है प्रथम दृष्टि में, ठीक है, तो में ही के लिए बेरी आप लगा सकते हो। यहाँ किताब में दिया एट द फर्स्ट साइट, इसको भी आप लिख सकते हो, इन द वेरी फर्स्ट साइट कह दो, या एट द फर्स्ट साइट, चल जाए। एट द के साथ भी आप एट द वेरी फर्स्ट साइट कर सकते हो, ठीक, क्यों? क्योंकि बात पर जोर देने के लिए वेरी लगा सकते हो। आगे, तो सी फेल इन लव ऑन हिम एट द फर्स्ट साइट, या एट द वेरी फर्स्ट साइट, ठीक है।
आगे देखते हैं। घर आकर उसने सब बातें अपने माता पिता से कही। हैविंग रीच्ड होम, क्योंकि थोड़ा सा समय लगता है जब कोई काम पहला पूरा होता है तभी दूसरा काम किया जाता है, तो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, नहीं तो तुरंत होता है तो केवल रीचिंग हो जाता है। हैविंग रीच्ड होम, घर आकर कामा करके उसने सब बातें अपने माता पिता से कही। सी सेड, सेड न कह के ऐसे कर दो, रिवील्ड कर दो और बेटर होगा, किताब में दिया भी है। उसने सब बातें अपने माता पिता से कही, अपने माता पिता से कही, देखिए लास्ट में दिया है। रिवील्ड इट टू हर पेरेंट्स, अपने माता पिता से कहा। इट सब बातें के लिए यहाँ इट लगा दिया है, इट की जगह आप ऑल द थिंग्स भी कह सकते हो, ऑल द मैटर भी कह सकते हो। तो घर आकर उसने सब बातें अपने माता पिता से कही। हैविंग रीच्ड होम, सी रिवील्ड इट लगा दिए, या ऑल द मैटर कह दो, ऑल द थिंग्स कह सकते हो, टू हर पेरेंट्स। आगे, इतने में नारद जी वहां आ गए। अब इतने में मतलब मीन वाइल होता है, किताब में दिया है इतने में मीन वाइल। नारद जी वहां आ गए, मीन वाइल कामा नारद जी केम देयर, वहां आ गए, केम देयर आगे है, या अपीयर्ड देयर भी कर सकते हो, वहां प्रकट हो गए या आ गए, दोनों कर सकते हो। इन द मीन वाइल नारद जी केम देयर कह दो, या अपीयर्ड देयर भी कर सकते हो, अपीयर्ड में से वहां प्रकट हो गए या आ गए, बात एक ही है। उन्होंने कहा, ही सेड, नारद जी के लिए ही लगेगा, एंड ही सेड कर दीजिए, और उन्होंने कहा, एंड ही सेड कामा नॉट कामा, यह युवक सत्यवान है। दिस यंग मैन इज सत्यवान, दिस यंग मैन इज सत्यवान, नाम है सत्यवान ही रहेगा, यस बड़े कर दीजिए। और इस वर्ष के अंत में मर जाएगा, एंड विल डाई, और मर जाएगा, कब मर जाएगा, इस वर्ष के अंत में, एट द लास्ट ऑफ दिस ईयर, एंड विल डाई एट द लास्ट ऑफ दिस ईयर, और इस वर्ष के अंत में क्या करेगा, मर जाएगा। परंतु सावित्री ने कहा, हाँ फुल स्टॉप करके नोट काम बंद करिए। परंतु सावित्री ने कहा, बट सावित्री सेड, बट सावित्री सेड, जो भाग्य में लिखा है वह अवश्य होगा। इसकी अंग्रेजी किताब में दिया है, व्हाट इज फेटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड, व्हाट इज फेटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। फेट माने भाग्य होता है, फेटेड की जगह आप एक शब्द और लिख सकते हो, LOTTED, व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड, लॉट माने भी भाग्य में लिखना, व्हाट इज फेटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड। अतः मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, सो कह दो या देयरफॉर कह दो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। इसकी अंग्रेजी किताब में दिया है, आई हैव नो केयर एट ऑल, इसको लिख दीजिए, या आई डोंट वरी द लीस्ट, बात एक ही है, ठीक है, आई हैव नो केयर एट ऑल। आगे है, यह सुनकर, हियरिंग इट या हियरिंग दिस भी कर सकते हो, कामा माता पिता चुप हो गए, पेरेंट्स बीकेम साइलेंट, पेरेंट्स कह दो या हर पेरेंट्स भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बीकेम साइलेंट, बीकेम हो गए साइलेंट, चुप, SILE। और उन्होंने सावित्री का विवाह उसकी इच्छा अनुसार सत्यवान से कर दिया। एंड उन्होंने मतलब उसके माता पिता दो लोग हैं तो दे लगा दिया। एंड दे मैरिड, ठीक है, मैरिड सावित्री टू सत्यवान, उन्होंने सावित्री का मैरिड कर दिया, शादी कर दिया, टू सत्यवान, सत्यवान से। एंड दे मैरिड सावित्री टू सत्यवान, उसकी इच्छा के अनुसार। अब उसके बाद इसकी अंग्रेजी, अकॉर्डिंग टू हर विश, अकॉर्डिंग टू हर विश माने उसकी इच्छा के अनुसार या उसकी इच्छा अनुसार, अकॉर्डिंग टू हर विश। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज हल कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि परीक्षा से पहले पूरी इस चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आइए आज जो है एक्सरसाइज नंबर 67 इसका हल करते हैं। तो इसमें देखिए, सम्राट बाबर की मृत्यु के विषय में
एक विचित्र कहानी कही जाती है, इसका क्या होगा इस लाइन का? तो पहले आप इसको लिखेंगे एक विचित्र कहानी, ये आपका सब्जेक्ट है। ए स्ट्रेंज स्टोरी इसका होगा, ए स्ट्रेंज स्टोरी। स्ट्रेंज में विचित्र होता है, किताब में दिया भी है। इज टोल्ड माने कही जाती है, क्योंकि पैसुबा से किसी के द्वारा ही कही जाती है। ए स्ट्रेंज स्टोरी इज टोल्ड। उसके बाद अबाउट, विषय में क्या लिखा है? अबाउट द डेथ ऑफ एम्परर बाबर। ठीक है, अबाउट माने बारे में या विषय में, अबाउट द डेथ मृत्यु के बारे में, ऑफ एम्परर बाबर, ये होगा। उसके बाद अगला वाक्य है, उसके 4 पुत्र थे, तो हो जाएगा ही हैड 4 सन्स। ही हैड 4 सन्स। किसी के पुत्र होना, पुत्री होना, रानियां होना, ये सब संबंध बताने के लिए हैज, हैव, हैड का प्रयोग होता है। किंतु वह अपने सबसे बड़े पुत्र हुमायूं को अपने जीवन से अधिक प्रेम करता था। तो बट ही लव्ड, किंतु वह प्रेम करता था, पहले इसको लिखा जाएगा। ही लव्ड, किसे प्रेम करता था? हुमायूं, और अपने सबसे बड़े पुत्र हुमायूं, ऐसे लिख दो। हिज इल्डेस्ट सन हुमायूं, बट ही लव्ड हिज इल्डेस्ट सन, अपने सबसे बड़े पुत्र हुमायूं को। ही लव्ड हिज इल्डेस्ट सन हुमायूं कितना करता था? मोर देन हिज लाइफ, अपने जीवन से अधिक। मोर देन हिज लाइफ, अपने जीवन से अधिक। कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, जीवन से तुलना किया जा रहा है प्रेम की। बट ही लव्ड हिज इल्डेस्ट सन हुमायूं मोर देन हिज लाइफ। हुमायूं को स्पेलिंग HUMAYUN। एक बार हुमायूं बहुत अधिक बीमार हो गया, तो वंस होगा, एक बार कहेंगे वंस हुमायूं बीकेम, ठीक है, बहुत अधिक बीमार हो गया। इसके अंग्रेजी दिया भी है बीकेम के बाद देखिए फेल सीरियसली इल। बीकेम फेल इल माने होता है बीमार होना, सीरियसली माने गंभीर रूप से हो जाना बीमार, यानी कि बहुत ज़्यादा बीमार होना। बीकेम फेल सीरियसली इल, किताब में दिया भी है। और उसके बचने की कोई आशा ना रही। एंड देयर वाज नो होप, कोई आशा ना रही है, कोई आशा नहीं थी, बात एक ही बात। एंड देयर वाज नो होप ऑफ हिज, अब यहाँ देखिए सर्वाइव माने बचना दिया ना, तो ऑफ हिज सर्वाइवल हो जाएगा, क्योंकि उसके के साथ सर्वाइव नहीं लिख सकते, वो क्या हो जाएगा? आपका नाउन हो जाएगा। ऑफ हिज सर्वाइवल कह दो, या सर्वाइविंग भी कह सकते हो, जीरंड लिख सकते हो, या तो नाउन लिख सकते हो हिज के साथ, क्योंकि हिज एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन आना चाहिए, और जीरंड भी नाउन का काम करता है। एंड देयर वाज नो होप ऑफ हिज सर्वाइवल कह दिए, या सर्वाइविंग, SURVIV। अब इसमें AL कर देंगे, ई हट जाएगा, तो सर्वाइवल हो जाएगा। अगला है, अगला वाक्य, बहुत दुखी होकर, इसकी अंग्रेजी हो गया बीइंग वेरी सैड। सैड लिख दीजिए, दुखी का अंग्रेजी, या सारोफुल भी कह सकते हो, SORROW, या फिर बीइंग वेरी सैड या वेरी सारोफुल, बहुत दुखी होकर। बाबर ने ईश्वर से प्रार्थना की, कामा करके लिख लीजिए, बाबर रिक्वेस्टेड गॉड, बाबर रिक्वेस्टेड गॉड, बाबर ने ईश्वर से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। अब यहाँ प्रार्थना की ना, रिक्वेस्टेड, ठीक है। अगर प्रे करेंगे तो प्रेड टू गॉड हो जाएगा, प्रे भी कर सकते हो, प्रेड तब टू गॉड होता है, क्लियर। प्रेड साथ लगता है, रिक्वेस्टेड गॉड कर दिया, या प्रेड टू गॉड कर दिया। बाबर प्रेड टू गॉड, प्रेम में प्रार्थना करना। हाँ, तो हे भगवान, ओ गॉड, ओ गॉड लिखा जाएगा, ओ बड़े से लिखा जाएगा, इंटरजेक्शन वर्ड है गॉड। तू कामा करके, या तू सर्वशक्तिमान है, ठीक है। ओ गॉड के बाद कामा भी लगा सकते हो, इंटरजेक्शन भी लगा सकते हो। तू सर्वशक्तिमान है, यू आर ऑलमाइटी, यू में वॉइस बड़े से रहेगा, क्योंकि ईश्वर के लिए लगा है ना, तो पहला अक्षर बड़े से रहता है, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन। यू आर ऑलमाइटी, ऑलमाइटी माने तो सर्वशक्तिमान, किताब में दिया है, या आप आमनी पोटेंट भी लिख सकते हो, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे, OMNI, ऑमनी, POTENT, इस माने भी सर्वशक्तिमान। हुमायूं के जीवन की रक्षा कर, ठीक है। और सेव, सेव में से तो बचाना या रक्षा करना, या प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, PROTECT, प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ हुमायूं,
प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ हुमायूं। ठीक, उसके बाद आप, हाँ, मैं अपने पुत्र के लिए अपने प्राण को प्रसन्नतापूर्वक त्यागने को तैयार हूँ। तो आई एम हैप्पली रेडी, मैं प्रसन्नतापूर्वक तैयार हूँ, या चीयरफुल्ली रेडी, किताब में चीयरफुल्ली भी दिया है, इसको भी आप इसके, आई एम चीयरफुल्ली रेडी, मैं प्रसन्नतापूर्वक तैयार हूँ। किस लिए तैयार हूँ? अब अपने जीवन को प्रसन्नतापूर्वक त्यागने के लिए तैयार हूँ। रेडी, हाँ। अब त्यागना कहने लिखे टू सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस माने त्यागना या छोड़ना या बलिदान करना सब होता है। टू सैक्रिफाइस, किताब में दिया है गिव अप, तो गिव अप भी लिख सकते हो, टू हट जाएगा तब, नहीं टू तो लगेगा ही, इन्फिनिटिव है ना, त्यागना। आई एम हैप्पली रेडी या चीयरफुल्ली रेडी टू गिव अप या टू सैक्रिफाइस अपने जीवन को, माई लाइफ, सैक्रिफाइस माई लाइफ, एक साथ अपना जीवन की माई लाइफ हो जाएगा। हाँ, अपने पुत्र के लिए, फॉर माई सन, माई लाइफ फॉर माई सन, अपने पुत्र के लिए, यस सन। इन्वर्टेड काम आप भी बंद कर दीजिए जहाँ से लगाए हैं, ओ गार्ड के पहले लगा था। कहा जाता है कि, इट इज सेड दैट, इट इज सेड दैट, कहा जाता है कि, ठीक है, कहा जाता है कि किताब में दिया भी है, इट इज सेड, ठीक है, दैट हो जाएगा। अब उसके पहले देश से भी लिखे हैं, देश से माने भी कहा जाता है। हाँ, इट इज सेड दैट, बाबर की प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार कर ली। गॉड प्रोटेक्टेड, इट इज सेड दैट गॉड प्रोटेक्टेड, ईश्वर ने क्या किया? स्वीकार कर लिया बाबर की प्रार्थना। द प्रेयर ऑफ बाबर, द प्रेयर ऑफ बाबर कहते हैं, या बाबर्स प्रेयर भी कह सकते हो, बाबर में भी बड़े से रहेगा, नाम है ना। द गॉड में जी बड़े से रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ईश्वर के लिए पहला शब्द बड़े। इट इज सेड दैट गॉड एक्सेप्टेड माने स्वीकार कर ले, प्रोटेक्टेड यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ एक्सेप्टेड लगेगा, प्रोटेक्टेड बताए होंगे तो सॉरी फॉर दैट, उसको सही कर लीजिए। स्वीकार करना एक्सेप्टेड, एडमिटेड भी कह सकते हो। प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षा करना होता है, वहाँ हम बताए थे प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ मैन, यहाँ नहीं हो पाएगा प्रोटेक्ट। हाँ, गॉड एक्सेप्टेड या एडमिटेड, ADMITT भी कह सकते हो, या एक्सेप्टेड ACCEPTED, द प्रेयर ऑफ, ठीक है, हुमायूं या सॉरी बाबर, क्योंकि उसी समय बाबर बीमार पड़ गया। बिकॉज उसी समय का मतलब एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम कह दो, या एट दैट टाइम भी कह सकते हो, कोई दिक्कत, एट द सेम टाइम, उसी समय बाबर बीमार पड़ गया। बाबर फेल इल, फेल इल मीन्स बीमार पड़ना, और हुमायूं ठीक होता चला गया। एंड हुमायूं, ठीक है, ठीक होता चला गया, इसकी अंग्रेजी किताब में दिया है, बिगैन टू रिकवर, ठीक होना शुरू हो गया या ठीक होता चला गया, बात है। कुछ दिनों बाद बाबर की मृत्यु हो गई। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर डाइड, बाबर की मृत्यु हो गई, और हुमायूं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। एंड हुमायूं बीकेम हेल्थी कंप्लीटली, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। अब चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको अगला ट्रांसलेशन हल कराया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 68 को हल करते हैं। देखिए इसमें जो है पहला वाक्य है, रामनगर के पास एक घने जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। तो अब किसी चीज़ के रहने या होने के लिए स्थान की बात रहता तो देर का प्रयोग होता है, नहीं तो जाड़ा गर्मी मौसम समय दूरी के लिए इट का प्रयोग होता है। तो आप यहाँ देर से शुरू करिए। देयर लिव्ड रहती थी, क्या रहती थी? ए फॉक्स। देयर लिव्ड ए फॉक्स, एक लोमड़ी रहती थी। अब उसके बाद रामनगर के पास एक जंगल में, इन ए डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, इन ए
डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, इन द डेंस फॉरेस्ट नियर रामनगर कह दिए या बिसाइड रामनगर, नियर मीन्स पास, बिसाइड होने के पास, नियर रामनगर नाम है, नाम को नाम ही लिखा जाएगा। थोड़ी दूर पर एक गीदड़ भी रहता था, तो ए जयकाल, एक गीदड़ के अंग्रेजी जयकाल, JACKAL, ए जयकाल, हाँ किताब में होगा, ए जयकाल आल्सो लिव्ड, किताब में दिया भैया जयकाल किसमें, आल्सो लिव्ड माने भी रहता था, थोड़ी दूर पर, थोड़ी दूर पर की अंग्रेजी भी किताब में दिया होगा, नहीं दिया है तो आप उसको लिख लीजिए। थोड़ी दूर पर मतलब एट सम डिस्टेंस, एट माने पर, सम डिस्टेंस माने थोड़ी दूर, एट सम डिस्टेंस का दो, या फार भी कर सकते हैं, यार फार में से भी दूर, डिस्टेंस माने दूर। हाँ फिर आगे है, ये दोनों बड़े मित्र थे, तो दीज बोथ वर फास्ट फ्रेंड का दो, बड़े मित्र का मतलब घनिष्ठ मित्र रहे होंगे, बड़े मित्र मतलब बिग फ्रेंड भी आप कह सकते हो, लेकिन फास्ट हो सकता है, बोथ हाफ दिन। हाँ ये दोनों, दीज बोथ माने ये दोनों, या आप बोथ भी लगा सकते, लेकिन बोथ ऑफ देम तब लिखा जाएगा, क्लियर, क्योंकि आपके बाद ऑब्जेक्टिव कैसी है, उनमें से दोनों का हो या ये दोनों, बात एक ही हुआ। हाँ और एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, कि दीज बोथ वर फास्ट फ्रेंड या बिग फ्रेंड भी कह सकते हो, वैसे फास्ट फ्रेंड सेंस के अनुसार बेटर होगा, बड़े मित्र का मतलब घनिष्ठ मित्र, और एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार, जान देने के लिए तैयार हैं तो घनिष्ठ मित्र ही बहुत रहेंगे, बोजम फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, ये इसकी नहीं, और एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे, एंड वर रेडी, और तैयार थे, जान देने के लिए इसकी अंग्रेजी होगी टू सैक्रिफाइस द लाइफ, जीवन का बलिदान करना या जान दे देना, बात है, टू सैक्रिफाइस लाइफ, वैसे गिव लाइफ भी कर सकते हो, लेकिन सैक्रिफाइस लाइफ बेटर होगा, जीवन का बलिदान कर देना या जान देना, टू सैक्रिफाइस लाइफ या टू गिव लाइफ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक दूसरे के लिए, टू ईच अदर, दो लोगों के लिए ईच अदर लगता है, एक दूसरे के लिए, टू ईच अदर। एक दिन तीसरे पहर कुछ शिकारी उधर आ निकले, तो एक दिन वन डे, तीसरे पहर का मतलब होगा आफ्टरनून, पहले से लेकिन बाद में लिखोगे, इसको अभी नहीं लिखो, वन डे एक दिन, कुछ शिकारी, हाँ लिख ही दो, वन डे आफ्टरनून, एक दिन तीसरे पहर, फिर कामा कर दीजिए, तब उसके बाद सम हंटर, कुछ शिकारी, वन डे आफ्टरनून एक दिन तीसरे पहर, कामा सम हंटर, कुछ शिकारी उधर आ निकले, इसकी अंग्रेजी होगा पास्ड दैट वे, किताब में दिया है दूसरे नंबर पर, पास्ड दैट वे मतलब उसी रास्ते से गुजरे या निकले, उनके साथ बहुत से कुत्ते थे, ठीक है, उनके साथ बहुत से कुत्ते थे, बता दीजिए कि देयर वेयर मेनी डॉग्स, बहुत से कुत्ते थे, विथ देम उनके साथ, देयर वेयर मेनी डॉग्स विथ देम, उनके साथ बहुत से कुत्ते थे। कुत्तों को देखकर लोमड़ी ने अपने मन में कहा, सीइंग द डॉग्स, कुत्तों को देखकर, फिर कामा सीइंग, SEEING, सीइंग द डॉग्स, द फॉक्स सेड टू हिमसेल्फ, अपने मन में कहा, मतलब सेड टू हिमसेल्फ, अपने मन में कहा, सेड टू हिमसेल्फ, कामा डबल कामा हाय, यस आई, अलास, गीदड़ के प्राण संकट में है, सजी हाय का इलाज हो सकता है, इलाज भी कर देखिए, हाय लिखना यहाँ बेटर नहीं होगा, क्योंकि हाय हेलो नमस्ते के लिए के बदले में साधारण बोलचाल की लैंग्वेज होता है, लेकिन आप यहाँ हाय के लिए इलाज लिख दीजिए, देखिए किताब में दिया भी है इलाज, इलाज हाय, गीदड़ के प्राण संकट में है, आप ऐसे इंटरजेक्शन के निशान लगा देंगे, गीदड़ के प्राण संकट में है, तो द जयकाल्स लाइफ या द लाइफ ऑफ जयकाल भी सकते हैं, संकट में है, इज इन ट्रबल, इज इन ट्रबल में संकट या परेशानी, मैं उसके प्राण कैसे बचा सकती हूँ, हाउ कैन आई सेव हिज लाइफ,
हाउ कैन आई सेव हिज लाइफ, मैं उसके प्राण कैसे बचा सकती हूँ। ये सेव ही सेव। अब प्रश्नवाचक निशान लगा दीजिए, इन्वर्ट काम बंद कर दीजिए। हाई के पहले लगेगा इलाज, सॉरी इलाज, हाँ उसके अंग्रेजी इलाज के पहले। जब उसे और कोई उपाय ना सूझा, इसकी अंग्रेजी क्या होगी। व्हेन सी, लोमड़ी कह रही है ना, व्हेन सी कोई उपाय ना सूझा। थॉट नो वे। हाँ अब देखिए उपाय ना सूझा कहेंगे, दिया भी है। थॉट नो वे आउट, कोई उपाय ना सूझा, तो वह अपने बिल से बाहर निकली, तो के लिए काम लगेगा। सी केम आउट ऑफ हर होल, ऑफ हर होल मीन्स होता बिल होता है, किताब में दिया भी। और कुत्तों के सामने एक और को जोर से भागी, ठीक है, और एक और जोर से भागी, पहले इसके अंग्रेजी लिखा जाएगा। एंड रन अवे, रैन अवे, रैन अवे, ठीक है। जोर से भागी का मतलब तेजी से भागी, ठीक है। रैन अवे फास्ट माने तेजी से। हाँ एक और को बड़ी जोर से भागी, वेरी फास्ट कर देना। बड़ी जोर से भागी मतलब बहुत तेजी से भागी, वेरी फास्ट। रैन अवे वेरी फास्ट। हाँ तो एक और को टू वन साइड, टू वन साइड, एक और को। उसके बाद होगा कुत्तों के सामने, इन फ्रंट ऑफ द डॉग। सर जी बिफोर नहीं हो सकता। नहीं बिफोर डॉग भी कर सकते हो, वैसे इन फ्रंट ऑफ बिफोर दोनों होता है। बिफोर ही कर दीजिए, बिफोर बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ डॉग्स जो है सजीव है तो बेटर तो बिफोर ही रहेगा। कुछ जगह किताब में इन फ्रंट ऑफ भी मिल जाता है, लेकिन बिफोर स्पेशली जो है आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लगाइए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले में से सज, मतलब निर्जीव से पहले इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग होता है, सजीव से पहले बिफोर का प्रयोग। तो हो जाएगा बिफोर डॉग्स कह दीजिए, बिफोर डॉग्स। अगले कुत्तों ने उसका पीछा किया, द डॉग्स, ठीक है। अब यहाँ पीछा करना चेस्ट कर दिए, CHASED या फॉलोड भी कर सकते हो, फॉलोड हर या चेस्ट हर, CHASED चेस्ट हर या फॉलोड हर या FOWL। या इसका अंग्रेजी लिखी तो रैन आफ्टर हर, रन आफ्टर माने पीछा करना फ्रेजल वर्ब है, तो रैन आफ्टर भी कर सकते। बेचारी लोमड़ी भी कई मील तक भागी, बेचारी का मतलब द पुअर, पुअर माने बेचारा होता है, ये बेचारा। द पुअर फॉक्स, हाँ भी कई मील तक भागी, आल्सो द पुअर फॉक्स आल्सो, बेचारी लोमड़ी भी। रैन अवे, ठीक है, या हाँ उसके बाद कई मील तक, टू मैनी, टू कर सकते हो, या हाँ टू मैनी माइल्स, MILES, माइल्स माने मील। और कुत्ते भी उसका पीछा करने में शिकारियों से बहुत दूर जा पहुंचे। एंड द डॉग्स, यहाँ कुत्ते का ये हाउंड्स लिखना पड़ेगा, हाउंड्स मतलब शिकारी कुत्ते हैं तो हाउंड्स लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ ठीक, हाउंड्स माने शिकारी कुत्ते होता है, किताब में दिया है, ठीक। एंड हाउंड्स कर दिए, डॉग्स भी कर सकते हो अगर शिकारी नहीं लगा उससे पहले तो, ठीक है। उसका पीछा करने शिकारियों से बहुत दूर जा पहुंचे। हाउंड्स आल्सो, उसका पीछा करने शिकारियों से बहुत दूर जा मतलब कुत्ते भी बहुत दूर जा पहुंचे। इसके रीच्ड, रीच्ड वेरी, ठीक है, वेरी फार अवे, फार अवे मतलब दूर, फार ही कर दे कोई दिक्कत नहीं, फार ही, रीच्ड वेरी फार, बहुत दूर जा पहुंचे। फार में से दूर होता है, अवे माने भी दूर होता है। शिकार, हाँ द डॉग्स या हाउंड्स, ठीक है, हाउंड्स रीच्ड वेरी फार, बहुत दूर जा पहुंचे उसका पीछा करने में शिकारियों से। अब उसके बाद ये फ्रॉम हंटर्स, फ्रॉम हंटर्स माने शिकारियों से, बहुत दूर जा पहुंचे फ्रॉम हंटर्स, शिकारियों से, तब उसका पीछा करने में। इन हिज
चेसिंग कह दीजिए, पीछा करने चेस दिया ना, टू चेस, तो चेसिंग हो जाएगा। इन्हें चेसिंग, CHASING, चेस में पीछा करना, तो हिज के साथ जीरेंड लगेगा। फॉलोइंग भी हो सकता है। फॉलोइंग माने भी पीछे करना होता है। आगे, इतने में अंधेरा होने लगा। इतने में कहेंगे जी मीन वाइल कह दो, या इन द मीन टाइम कह दो, MEN टाइम। इन द मीन टाइम माने इतने में ही, या मीन वाइल भी कह सकते हो, उसी समय के दौरान, या इतने में। इन द मीन MEN टाइम माने इतने में, या मीन वाइल MENWHIL। अंधेरा होने लगा। इट बिगैन टू ग्रो डार्क, किताब में दिया भैया, इट बिगैन टू ग्रो डार्क, नीचे दिया। और कुत्तों को बुलाने के लिए शिकारी लोग अपना बिगुल बजाने लगे। एंड द हंटर्स शिकारी लोग, क्या मतलब द हंटर्स, यस लगा दीजिए, हो गया कई शिकारी लोग अपना बिगुल बजाने लगे। तो इसकी अंग्रेजी देखिए, बिगुल बजाना की अंग्रेजी किताब में दिया है, बिगैन टू ब्लो ट्रम्पेट, बिगैन टू ब्लो, देयर लगा दीजिए अपना, कहिए बिगैन टू ब्लो देयर ट्रम्पेट्स। ट्रम्पेट माने बिगुल होता है, एक तुरही नाम का बाजा होता है, उसी को कहते हैं। बिगैन टू ब्लो देयर ट्रम्पेट्स, अब किस लिए बजाने लगे? टू कॉल द हाउंड्स, कुत्तों को बुलाने के लिए। टू कॉल द हाउंड्स, क्योंकि अब शिकारी है तो शिकारी कुत्ते हाउंड्स ही कहलाएंगे, बेटर रहेगा। यहाँ कन्फर्म है, हाउंड्स लगा दी। अब देखिए आगे है, बिगुल सुनकर, हियरिंग द ट्रम्पेट, ठीक है, हियरिंग द ट्रम्पेट माने बिगुल सुनकर। बिगुल की अंग्रेजी बिगुल भी लिख सकते हो, लेकिन उसकी अंग्रेजी होता है BUGLE, ठीक है। आगे, बिगुल सुनकर, हियरिंग द ट्रम्पेट, कुत्ते दौड़ते हुए लौट आए। द डॉग्स रिटर्न्ड, या केम बैक भी कह सकते हो। रिटर्न्ड, दौड़ते हुए का अंग्रेजी रनिंग से दौड़ते हुए, पार्टिसिपल है। और बेचारी लोमड़ी भी बच गई। एंड द पुअर फॉक्स आल्सो सेव्ड, एंड द पुअर फॉक्स आल्सो सेव्ड, गीदड़ भी बच गया, फुल स्टॉप करके आगे। द जयकाल आल्सो सेव्ड, गीदड़ भी बच गया, और शिकारी उसको हानि नहीं पहुंचा सके। एंड द हंटर कुड नॉट हार्म हिम, कुड नॉट हार्म हिम, हो गया। चलिए ठीक, आज इतना ही आज की वीडियो में। अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 69 हल कराया जाएगा। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थोड़ा सा नॉइज है, शोर है पास में, तो आप उसको कंप्रोमाइज़ कर लेना, सॉरी फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए आज एक्सरसाइज नंबर 69 हल करते हैं, एक्सीलेंट बुक क्लास 12। देखिए ये एक्सरसाइज जो 2013 में पूछा भी गया है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको देख लेते हैं। एक समय एक अंग्रेज और एक पठान रेल के डिब्बे में साथ साथ यात्रा कर रहे थे। एक समय का मतलब वंश, ये वंस अपॉन ए टाइम भी कर सकते हो, वंश भी कर सकते हो, एक बार या एक समय, वंश या वंस अपॉन ए टाइम दोनों लिख सकते हो। एक अंग्रेज, तो वंस एन इंग्लिश मैन, अंग्रेज की अंग्रेज होगा इंग्लिश मैन होगा, एन इंग्लिश मैन माने एक अंग्रेज। एंड ए पठान, पठान का पठान ही रहेगा, PATHAN, हाँ किताब में दिया भी है ये, हाँ वंस एन इंग्लिश मैन एंड ए पठान रेल के डिब्बे में एक साथ साथ यात्रा कर रहे थे। तो वर ट्रेवलिंग, पहले यात्रा कर रहे थे, सब्जेक्ट के बाद वर। वंस एन इंग्लिश मैन एंड ए पठान वर ट्रेवलिंग टुगेदर, ट्रेवलिंग टुगेदर, साथ साथ यात्रा कर रहे थे। कहाँ यात्रा कर रहे थे? रेल के एक डिब्बे में। इन ए रेलवे कंपार्टमेंट कह दीजिए, इन ए रेलवे कंपार्टमेंट माने रेल का डिब्बा, RAILWAY, रेलवे कंपार्टमेंट की स्पेलिंग किताब में आपको मिल जाएगी। अगला वाक्य है आपका, जब गाड़ी चली, व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड, गाड़ी का मतलब द ट्रेन होगा,
स्टार्टेड माने चल पड़े, या डिपार्टेड भी कर सकते हो, DEPART, व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड। तो के लिए काम लगा देंगे, पठान पेशाब करने चला गया। पठान वेंट टू यूरिनेट, किताब में दिया है यूरिनेट माने पेशाब करना, यूरिन माने पेशाब करना, यूरिन भी कह सकते हो, यूरिनेट वर्ब है, यूरिन नाउन वर्ब दोनों। वेंट टू यूरिनेट। अंग्रेज ने उसका बिस्तर चलती गाड़ी से फेंक दिया। हाँ, इंग्लिश मैन खाली, इंग्लिश मैन, हाँ कह रहे हैं कि फेंक दिया, थ्रू, THREW, द इंग्लिश मैन थ्रू हिज, देखिए बिस्तर का ये बेडिंग दिया किताब में, बेडिंग माने बिस्तर या बिछौना होता है, और बेड माने भी होता है बिस्तर, ऐसी बात नहीं, बिस्तर पलंग दोनों होता है बेड में। थ्रू हिज बेडिंग, द इंग्लिश मैन थ्रू हिज बेडिंग फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती ट्रेन गाड़ी का मूविंग ट्रेन कर दो, या आप कह सकते हो रनिंग ट्रेन भी कह सकते हो। द इंग्लिश मैन थ्रू हिज बेडिंग फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। आगे देखते हैं, जब पठान वापस आया, व्हेन पठान रिटर्न कह दीजिए या केम बैक, तो के लिए काम लगा दीजिए, उसने अपना बिस्तर वहां नहीं पाया। ही डिड नॉट फाइंड हिज बेड देयर या हिज बेडिंग देयर, ही डिड नॉट फाइंड हिज बेडिंग देयर। उसने अंग्रेज से उसके विषय में पूछा। ही आस्क्ड द इंग्लिश मैन अबाउट इट, उसके विषय में इट ही लगेगा बिस्तर के लिए, हिज तो लगेगा नहीं, अबाउट इट। ही आस्क्ड द इंग्लिश मैन अबाउट इट। अंग्रेज ने कहा, द इंग्लिश मैन सेड, कामा, तुम्हारा बिस्तर गाड़ी से बाहर टहलने गया है। योर बेडिंग हैज गॉन, ठीक है, हैज गॉन आउट ऑफ द ट्रेन, हैज गॉन आउट ऑफ द ट्रेन, गाड़ी से बाहर गया, किस लिए गया है? टू वॉक माने टहलने, या फॉर ए वॉक भी कर सकते हो, फॉर लगाओगे तब ए लिखना पड़ेगा, फॉर ए वॉक, या फॉर वॉकिंग भी कर सकते हो, ठीक, सब सही है। अभी लौट आएगा, इट विल जस्ट रिटर्न, बात पे जोड़ दिया, इट विल जस्ट रिटर्न, या अभी आ जाएगा, इट विल जस्ट रिटर्न, या मतलब अभी वापस आ जाएगा। उसने पठान चुपचाप अपने स्थान पर बैठ गया। पठान सैट या सिटी, सैट कर दो या सैट डाउन भी कर सकते हो, सैट डाउन या सैट ही कर दो, दोनों चलेंगे। ऑन हिज प्लेस साइलेंटली, सैट ऑन हिज प्लेस साइलेंटली। पठान सैट या सैट डाउन ऑन हिज प्लेस साइलेंटली, SILENTLY, या क्वाइटली भी कर सकते, QUIETLY, क्वाइटली माने भी शांति पूर्वक। कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, अंग्रेज सो गया, आफ्टर सम टाइम कामा, द इंग्लिश मैन स्लेप्ट, सो गया। तब पठान ने उसका सूटकेस और हैंडबैग गाड़ी से बाहर फेंक दिया। देन रहेगा, देन पठान, तब पठान ने थ्रू फेंक दिया, THREW, थ्रू क्या क्या फेंक दिया? हिज सूटकेस, सूटकेस का सूटकेस ही रहेगा, SUITCASE, सूटकेस एंड हैंडबैग, हैंडबैग का हैंडबैग ही रहेगा, हाँ, थ्रू हिज सूटकेस एंड हैंडबैग, कहाँ फेंका? गाड़ी से बाहर, आउट ऑफ द ट्रेन, आउट ऑफ द ट्रेन। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, अंग्रेज जागा, तो उसने पठान से पूछा, तो आ गया है तो व्हेन लगाना पड़ेगा, आफ्टर सम टाइम कामा, व्हेन द इंग्लिश मैन अवोक, व्हेन द इंग्लिश मैन अवोक, इंग्लिश मैन में ई बड़े से रहेगा क्योंकि वो एडजेक्टिव काम करता है, नाउन ही है, चलो ठीक है लिख दो, चल जाएगा दोनों, हाँ। व्हेन द इंग्लिश मैन अवोक कामा, उसने पठान से पूछा, ही आस्क्ड पठान, ही आस्क्ड पठान, ही आस्क्ड द पठान। अब इसके बाद इन्वर्टेड काम लिखेंगे, मेरा सूटकेस और हैंडबैग कहाँ है? वेयर इज माई सूटकेस एंड हैंडबैग, इज रहे नहीं, आर लगा दिए,
क्योंकि दो चीज है ना, सूटकेस और हैंडबैग। वेयर आर माई सूटकेस एंड हैंडबैग। इन प्रश्नवाचक के निशान लगा कि नोट काम बंद। पठान ने उत्तर दिया, पठान रिप्लाइड। पठान रिप्लाइड होगा, REPLIED उत्तर दिया। वे दोनों मेरा बिस्तर तलाश करने गए हैं। वे दोनों के मतलब बोथ हाफ देम। बोथ हाफ देम कहो या दे बोथ भी कह सकते हो सिंपली। वे दोनों, बोथ हाफ देम हैज, हाँ हैज गान, हैव गान कह दिए। वे दोनों, दो है ना उनमें से दो, बोथ ऑफ देम, हाँ हैव गान, गए हैं, क्या करने गए हैं, मेरा बिस्तर तलाश करने। टू सर्च माई बेडिंग, टू सर्च माई बेडिंग। टू सर्च कर दो या इन सर्चिंग भी कर सकते हो, नहीं टू सर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं, टू सर्च ही बेटर रहेगा। टू सर्च माई बेडिंग, फुल स्टॉप नो काम। इस प्रकार अंग्रेज को अपने कार्य का फल भुगतना पड़ा। इन दिस वे, इस प्रकार की किताब में दिया भी है। इन दिस वे द इंग्लिश मैन, अंग्रेज को कहेंगे द इंग्लिश मैन। उसके बाद देखिए भुगतना पड़ा कि मतलब अंग्रेज दिया है हैड टू सफर, कष्ट आना पड़ा भुगतना, हैड टू सफर, भुगतना पड़ा। अपने क्या भुगतना पड़ा, अपने कार्य का फल। द रिजल्ट ऑफ हिज डीड, द रिजल्ट ऑफ हिज, कार्य का डीड होता है, वर्क भी होता है। द रिजल्ट ऑफ हिज डीड, डीड सही रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको और एग्जामिनेशन पेपर्स हल कराए जाएंगे पूरा, इसलिए वीडियो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, क्योंकि ये सारे एग्जामिनेशन पेपर इसके बाद हल कराए जाएंगे। बाकी परीक्षा से पहले आपको आंसर भी इस चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा के रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आइए आज एक्सरसाइज नंबर 70 हल करते हैं। इसके पहले हम 69 तक हल कर चुके हैं। तो अब ये कुछ एग्जामिनेशन पेपर्स दिए हैं 2012 से लेकर 2020 तक के, उसको हम लोग हल कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न पर जो है आते हैं वाकई, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है करना। तो देखिए पहला जुलाई का महीना था, जुलाई का महीना था, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई। इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई का महीना था, इसमें इट लगा देंगे, जाड़ा गर्मी मौसम समय दिन महीना ये सब बताने के लिए इट लगता है। इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई। अत्यधिक गर्मी और घुटन थी, इसकी अंग्रेजी हो गई इट वाज, ठीक क्या थे, एक्सट्रीमली, किताब में दिया है अत्यधिक का अंग्रेजी एक्सट्रीमली। गर्मी का अंग्रेजी होगा हॉट या छोटी, हॉट मीन्स गर्मी। एंड अब यहाँ देखिए दिया गया घुटन का अंग्रेजी स्टफिंग, स्टफिंग। इट वाज एक्सट्रीमली हॉट एंड स्टफिंग कह दीजिए, या एक दूसरी अंग्रेजी बता दे रहे हैं, आप बोलचाल में बहुत यूज करते हैं, सफोकेशन, SUFFOCATION कहते हैं बहुत आज सफोकेशन है, घुटन महसूस हो रहा है। सफोकेशन माने भी घुटन होता है, SUFFOCATION, चाहे उसको लिख दीजिए चाहे स्टिफिंग। इट वाज एक्सट्रीमली हॉट एंड सफोकेशन। मैं स्कूल के लिए चल पड़ा, आई स्टार्टेड टू स्कूल, आई स्टार्टेड मैं चल पड़ा टू स्कूल, या सेट आउट टू स्कूल भी कह सकते हो। आई स्टार्टेड टू स्कूल, मैं स्कूल के लिए चल पड़ा, या आई सेट आउट टू स्कूल, सेट आउट फ्रेजल वर्ब है, चल पड़ा हूँ। अचानक आकाश में बादल छा गए, सडनली, अचानक या सडनली लास्ट में भी कह सकते हो। आकाश में बादल छा गए मतलब इट क्लाउडेड, सब्जेक्ट इट लगा देंगे। क्लाउडेड, क्लाउड माने बादल होता है, क्लाउड माने बादल छाना भी होता है, तो हो जाए क्लाउडेड, ठीक है, बदली हो जाना या बादल छा जाना। सडनली इट क्लाउडेड इन द स्काई। शीतल हवा बहने लगी, शीतल हवा का मतलब कूल एयर, कूल में शीतल एयर ठंडा, विंड, हाँ सॉरी विंड करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। एयर माने भी हवा होता है, लेकिन जो प्राकृतिक हवा रहती है उसको विंड कहना अच्छा माना जाता है। जो एसी या पंखा के द्वारा जो ये हवा बनावटी होती है मशीनी युक्त, उसको एयर कहते हैं। जिसे आप एयर कंडीशन कहते हैं, विंड कंडीशन, एयर कंडीशनर वातानुकूलित, एसी, एयर कंडीशन। तो अब देखिए कूल विंड बीगैन टू ब्लो, बीगैन टू ब्लो, बहने लगी, बीगैन टू में लगा, लगे, लगी, कोई काम शुरू हो गया। सूरज घने बादलों में छिप गया। द सन
हिड, हिड माने होता छिप गया, क्योंकि हाइड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। द सन हिड इन द डेंस क्लाउड, डेंस क्लाउड्स, डेंस माने घना या थिक भी कह सकते हैं। द सन हिड इन द डेंस क्लाउड, इन डेंस क्लाउड। बादल गरजे, द क्लाउड रोर, रोर मीन्स गरजना, ROARED, ठीक है। द क्लाउड रोड कर दिए, या इसके दूसरे हिसाब से कर सकते हो, क्लाउड लिखोगे तब रोड लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको भी कर सकते हैं, इट थंडर्ड, इट लगाओगे तब थंडर, थंडर माने बादल गरजना होता है। इट थंडर्ड, ये THUNDERED, इट थंडर्ड कर दिए, या द क्लाउड रोड कर दिए, THUNDERED, थंडर माने भी बादल गरजना। और हाँ, और बिजली चमकने लगी। एंड इट बिगेन टू लाइटन, लाइट माने बिजली होता है, लाइट मीन्स बिजली, चमकना भी होता है, LIGHTEN, लाइटन, लाइटन माने चमकने लगना, बिजली चमकने लगना, बिजली का चमकना। तो बिगेन टू लाइटन, इट बिगेन टू लाइटन, लाइट चमकने लगी, बिजली चमकने लगी। आगे अगला है झमाझम, पानी बरसने लगा। इसकी अंग्रेजी होगी इट बिगैन टू रेन। झमाझम का अंग्रेजी होता है कैट्स एंड डॉग्स, ये मुहावरा है, कैट्स एंड डॉग। इट बिगैन्स टू रेन, कैट्स एंड डॉग्स। झमाझम या मूसलाधार दोनों का अंग्रेजी होता है कैट्स एंड डॉग। सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा, ठीक है। अब इसकी क्या होगी अंग्रेजी, इट बिगैन टू, ठीक है, सी, दिखाई देने लगा, क्या दिखाई देने लगा, नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी कहीं होगा, नथिंग बट वाटर, पानी के सिवाय कुछ नहीं, इसका शाब्दिक अर्थ बट मान सिवाय भी होता है, वाटर मीन्स पानी, पानी के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देने लगा, मतलब पानी ही पानी दिखाई देने लगा। ऑन द रोड्स, सड़क पर, ठीक है, इट बिगेन टू सी नथिंग बट वाटर ऑन द रोड। अगला, छोटे बच्चे बरसात का आनंद ले रहे थे। द स्मॉल चिल्ड्रन, या लिटिल चिल्ड्रन भी कह सकते हो, लिटिल चिल्ड्रन वेयर टेकिंग, लिटिल चिल्ड्रन वर या वर टेकिंग प्लीजर, द लिटिल चिल्ड्रन वर टेकिंग प्लीजर, PLEASURE, ये जॉय भी कह सकते हो, टेकिंग प्लीजर ऑफ रेनिंग, बरसात का ऑफ द रेन का दो, या ऑफ रेनिंग भी कर सकते हो। 1 घंटे बाद, आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद, आफ्टर एन आवर, बारिश रुकी, द रेन स्टॉप्ड, आफ्टर एन आवर द रेन स्टॉप्ड, बारिश रुकी। मैं पूरी तरह भीग गया था, तो इसकी होगी आई हैड ड्रेंच्ड, ड्रेंच माने भीगना, DRENCHED, कंप्लीटली, कंप्लीटली लास्ट में कर दिया, आई हैड ड्रेंच्ड कंप्लीटली, मैं पूरी तरह से भीग गया था। सभी कंप्लीटली पहले हो सकता है, कर सकते हो, आई हैड कंप्लीटली ड्रेंच्ड, लेकिन बाद में भी ले सकते हो। ड्रेंच भीग गया था, कैसे भीग गया था, कंप्लीटली। जब मैं स्कूल पहुंचा, व्हेन आई रीच द स्कूल, तो पता चला कि प्रधानाचार्य ने वर्षा दिवस की घोषणा कर दी। व्हेन आई रीच द स्कूल कामा, आई केम टू नो, आई केम सब्जेक्ट आई लगा देंगे क्योंकि वही सब्जेक्ट दोनों में, आई केम टू नो माने मुझे जानकारी हुई या मुझे पता चला, या ऐसे भी कह सकते आई वाज फाउंड आउट, फाइंड आउट माने पता लगाना, पैसे बाद में आई वाज फाइंड आउट, मुझे पता चल गया, फाइंड आउट कहते हैं, या कम टू नो कहते हैं, सेकंड फॉर्म, हाँ, केम टू नो या पैसे बाद में वाज फाइंड आउट। हाँ, तो आई केम टू नो या आई वाज फाउंड आउट। दैट की कहेंगे, दैट हो गया प्रधानाचार्य, मतलब द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य महोदय, द प्रिंसिपल हैड डिक्लेयर्ड, प्रधानाचार्य ने घोषणा कर दी थी, हैड डिक्लेयर्ड द रेनी डे, हैड डिक्लेयर्ड द रेनी डे। बस आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज हल कराया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।